नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं लेखक गौरव उपाध्याय जी। गौरव पेशे से एक सीनियर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं और अभी सिंगापुर में बहुराष्ट्रीय कंपनी अडोबे में कार्यरत हैं। अपने 15 सालों के कॉरपोरेट करियर और 20 से भी अधिक देशों में रहने या घूमने के बाद पिछले कुछ सालों से गौरव ने लेखन के जरिए अपना अनुभव साझा करना शुरू किया है। सोशल मीडिया में 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं। अपने लेखक अपने लेखन और कविताओं के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में बेहतर बनने की ओर ले जाने की मुहिम में जुड़े हैं। गौरव अपनी प्रकाशित पुस्तकों जिंदगी अनलिमिटेड और मोस्ट वांटेड जिंदगी के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्हें पढ़कर हजारों लोग प्रेरित हुए हैं। तो आइए उनकी जिंदगी अनलिमिटेड पुस्तक के बारे में सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार गौरव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अनुसुईया जी। सबसे पहले तो आपका बहुत आभार आमंत्रण के लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे जुड़कर आपके चैनल से। तो बात करते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। तो आप हमें जिंदगी अनलिमिटेड जो आपने किताब लिखी है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे। जी, तो ये ऐसा है कि मेरी लिखने की जो यात्रा की शुरुआत हुई 2018 से। हम्म। तो पहले तो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत लिखा, खासकर इंस्टाग्राम पे बहुत लिखा। और उससे एक कड़ी बनती गई, लोग जुड़ते गए। और जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। और मैं जब सीखने की बात करता हूँ तो संवेदनाओं की बात, कि लोगों को कैसा महसूस होता है। और उनके सवालों के जवाब देते देते मैंने कुछ अपने आप में रिफ्लेक्शंस किए और समझ में आने लगा कि आखिर क्या चल क्या रहा है। और एक बात समझ में आई जो सबसे ज़रूरी, वो ये है कि हम सब लगभग एक जैसे हैं। और हमारी समस्याएं में कहीं ना कहीं जाकर एक जैसी कुछ लगती हैं। और हम्म। एक चीज जो जब भी मैंने किसी से बात करी, चाहे वो कोई गृहिणी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई काम करने वाला हो, या किसी ने अपने किसी खास को खो दिया हो, चाहे जिस तरह की भी पीड़ा हो या जिस तरह की भी मुश्किल अगर आप कर लें, जब भी लोगों ने बात करी तो मुझे एक चीज लगा कि हर इंसान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी जहां अभी जैसी है उससे बेहतर कैसे हो। और उसे ये भी लगता है कि उससे बेहतर हो सकती थी। तो मुझे लगा कि ये जो आपको एक आपकी संभावनाएं जो आप देखते हैं कि आप जिंदगी में कहाँ हो सकते थे और कितने बेहतर तरीके से जी सकते थे, और आप जहाँ पे हैं उसके बीच का जो अंतर है, इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ से तो एक टॉपिक शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया, थोड़ा और पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, खास करके जो मनोविज्ञान है इसके पीछे का, समझना शुरू किया कि ऐसा क्यों महसूस होता है। और मेरी भी जिंदगी अलग नहीं है। तो मैंने जब अपनी जिंदगी पर भी वो रिफ्लेक्शन किया तो ये समझ में आया कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ से आप उठ कर आए हैं। तो वहां से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई कि जिंदगी अनलिमिटेड, यानी कि जैसा कि नाम से ही है, बड़ा वो परिलक्षित कि आप अपनी जिंदगी को जितना आप जी रहे हैं उससे बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी जी सकते हैं। और संभावनाएं जो हैं वो असीमित हैं। तो वहां से शुरू हुआ। और फिर उसमें, इसलिए जब आप किताब में देखेंगे तो ये है कि बहुत सारे जो कथानक है वहां से आ रहे हैं, कि जो लोगों में से मैंने बात की, अपनी जिंदगी में जो मैंने अपने रिफ्लेक्शंस किए, तो ये वहां से समझ में आया। और वहां से जिंदगी अनलिमिटेड की कॉन्सेप्ट जो था वहां से शुरू हुआ। और फिर उसको बड़े विधिवत तरीके से मैंने उसमें कुछ अध्यायों में बांटा और देखा कि कौन कौन से उसके जो आयाम, कौन कौन से हैं, डायमेंशंस कौन कौन से हैं जो इसके करीब आते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं कि आखिर क्यों किसी की जैसे कि अगर आप एक बात करें कि मान लीजिए कि किसी कोई दिव्यांग है, अगर किसी को मान लीजिए कि किसी तरह की शारीरिक व्याधा है, तो आदमी, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हार मान लेते हैं, है ना, उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। और कुछ लोग उसी तरह की पीड़ा से गुजरते हुए कुछ बिल्कुल नया कर लेते हैं, बल्कि बहुत बड़ा कर लेते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो आखिर इन दोनों में जो माइंडसेट है उसमें अंतर क्या है, और ऐसी कौन सी चीजें लोग समझ नहीं रहे हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसका, जिंदगी अनलिमिटेड का। और फिर मैंने उसमें डिटेल में कोशिश की है कि बड़ी प्रायोगिक तरीके से जाके कुछ लोग पहले तो समझे इस बात को कि इसका मतलब क्या है, असीमित जिंदगी जीने का मतलब क्या है, और उसके बाद कुछ प्रायोगिक चीजें जो आप व्यवहार में लाएं और फिर परिवर्तन भी करें अपनी जिंदगी में, ताकि वो एक नई कहानी की तरफ आप जाकर आगे बढ़ सके। क्या आपकी ये किताब थोड़ी मैनिफेस्टिंग से रिलेटेड है कि आप जैसे मैं बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा? तो वो भले ही 10 साल के बाद हो या 20 साल के बाद हो, लेकिन जी, होगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है कि ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा होता है आपकी थॉट प्रोसेस से, फिर उसी तरह से आपकी
मेहनत भी चाहिए होती है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो शायद आप ना पा पाए, लेकिन अगर आप इच्छा रखते हैं और प्लस मेहनत करते हैं उसी डायरेक्शन में, तो मतलब आपको वो चीजें हासिल हो जाती। जी। नहीं, मैं देखिए, पहली बात तो मैं कि मैनिफेस्टेशन में भी यकीन रखता हूँ। और जब मैं बात कह रहा हूँ कि किताब लिखी जाए, और इस तरह की किताब आप जब लिखते हैं तो आप एक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप एक यात्रा से गुजरते हैं, तो ये मेरे लिए भी सीखने का बहुत बड़ा अनुभव रहा है। और इस यात्रा में मेरी जिंदगी में भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो कई चीजें जो मैंने किताब में लिखी हैं वो पिछले 3 4 साल 5 साल में मैंने खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें मेरा पूरा यकीन होता है। और उसका बहुत साधारण सा जो वो रीजन है उसके पीछे, कारण वो है कि एक तो वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण ये है कि कहते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर नहीं समझ पाता है आपकी सोच और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है किसी इवेंट की, और जो रियलिटी में आपके साथ। जैसे कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा सोच लें कि कोई आपकी दुर्घटना हो गई, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो उसी पीड़ा को महसूस कर रहा है जो सच में अगर दुर्घटना हो जाती तो उस पीड़ा को आप महसूस करते। तो बिल्कुल। दिमाग वैसे काम करता है। और हम्म। दूसरी बात है कि व्यवहारिक तौर पे भी, कि अगर आप अगर देखें कि ये अच्छा हमारे साथ हुआ है, मेरे कुछ अनुभव खुद इस तरह के हुए हैं कि कई बार जैसे नौकरी को लेकर, किसी खास जगह पर होने को लेकर, ऐसा लगा कि वो बस इसलिए हो गया कि मैंने बहुत पहले सोचा था कि कर लेना है मुझे। और मैंने किताब में कुछ उदाहरण भी लिखे हैं इसके, कि जैसे इन्फोसिस में जाना था मुझे, तो बड़ी हम्म। एक वो कहानी थी, बचपन से दिमाग में था कि मुझे जाना है तो उसी कंपनी में जाना है। तो फिर जब वो सोच रही तो उसके आसपास इर्द गिर्द चीजें अपने आप आती गई, सही तरह के लोग जुड़ते गए, सही तरह के साधन मिलते गए। तो मैं बहुत मानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और मुझे लगता है कि मेरी खुद की कहानी ऐसी है। इवन लिखना, जो मैं किताबें लिख रहा हूँ, अगर आप सच पूछिए तो हालांकि हिंदी बैकग्राउंड से मैंने पढ़ाई की है, लेकिन अगर आप सच पूछिए तो मैं कोई बहुत भाषाविद नहीं हूँ, कोई बहुत ऐसी गहन हिंदी का अध्ययन नहीं किया है मैंने। लेकिन सीखते सीखते, करते करते, और कहीं दिमाग में ये था कि मुझे अपनी बात लोगों से कहनी है किसी एक प्लेटफॉर्म से, और हिंदी में कहनी है, क्योंकि मुझे वो कह के अच्छा भी लगता है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा कनेक्ट करता है। तो अब उसके आसपास कई चीजें जुड़ती जाती हैं। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिससे आप हिंदी में बेहतर हो रहे हैं, कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पे आप साइकोलॉजी को सीख रहे हैं, कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी कहानियां आपको प्रेरणा देती हैं। तो जी। बिल्कुल, अगर आप वो कहें कि आप जो गोल जो आपका होता है, या एंड इन द माइंड जो होता है, अगर आप उसको रखें पहले से, तो उसके आसपास चीजें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहीं से मिली, या मतलब जो जो आपने बताया वही है, या कुछ और भी अनोखा है? तो खासकर इस किताब के लिए ऐसा कुछ बहुत अनोखा नहीं है, लेकिन मैंने जब लिखा तो इसमें मुझे लगा कि मैंने बड़ी वास्तविक कहानियां, चाहे शायद अपने से जुड़ी हुई या दूसरे लोगों से जुड़ी हुई लिखी, तो वो सब धीरे धीरे करके प्रेरणा बन गई। जैसे कई उल्लेख मैंने किए हैं कि मैंने किसी से बात की, उसकी ये समस्या थी, मुझे क्या सीखने को मिला, मुझ में क्या परिवर्तन आया, वो सुनकर, उनको बात करके, उनसे बात करके, उनको समझाकर। तो एक तो वो छोटी छोटी चीजें कई जमा हुई, लेकिन जो प्रेरणा लिखने की रही है इन जनरल, जो मैं पिछले 4 5 सालों से जिस यात्रा पे हूँ, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, हम्म। उसमें ये है कि यही प्रेरणा रही है कि भाई कैसे, हमेशा से था दिमाग में कि चलिए आप जो कर रहे हैं, लोगों को कैसे वापस कुछ दिया जाए। और मुझे ये था कि इम्पैक्ट की जो डेफिनेशन है, अगर आप कहते हैं कि सोसाइटी में अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो हर लेखक या जो आप कुछ भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। लेकिन मैंने कभी ये विजुलाइज नहीं किया था शुरू में कि लिखने का इम्पैक्ट इस तरह का भी हो सकता है, जैसे एक जो सोशल मैसेजिंग है, जिससे आप डायरेक्ट लोगों को किसी की जान तक बचा सकते हैं लिखकर। तो वो प्रेरणा रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी जब किताब लोग पढ़ रहे हैं तो यही बात आती है कि बड़ी सरल भाषा में लिखी है, और आए दिन कुछ इस तरह के मैसेजेस भी, संवाद आते रहते हैं कि मैं यहाँ अटका हुआ हूँ। और इसमें कोई ये तुलनात्मक नहीं है कि ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो लोगों को समझ में आई। तो हम्म। ये एक लगातार प्रेरणा रही है। और मुझे लगता है कि आगे भी जो मैं लिख रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, उसके पीछे ये एक बड़ा इंटैक्ट है कि मैं इसी के इर्द गिर्द, इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से इसको कर रहा हूँ। जी। मेरा थोड़ा पर्सनल एक सवाल है कि जैसे हम कहते हैं कि ठीक है, बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आते हैं ये उम्र के और अनुभव के साथ आते हैं। लोग खुद ही सीखते हैं जिंदगी से, और जब वो किताब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, ऐसा ही था, कुछ पहले नहीं मैं सोच पाता था इस तरह से, लेकिन अब मैं सोचने लगा हूँ। तो ये किताब पढ़ने के बाद, या भले उसने किताब ना पढ़ी हो तो भी उम्र के हिसाब से उसे ये चीजें पता चलने लगती हैं।
तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एक पर्टिकुलर उम्र में आने के बाद आपको ऐसे लगा है कि नहीं ये सही है, या बचपन से ही ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? नहीं, बचपन से तो कुछ ऐसा विलक्षण नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो आपका जो स्वभाव है, और वो स्वभाव भी आपकी, और ये किताब में भी बात लिखी है मैंने, कि आप जिस परिवेश में बड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि शुरू से जब मैं बच्चा भी था, और कई लोग होते हैं, कोई ऐसा कुछ भी इसमें अलग इतना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में एक संवेदना शुरू से थी, बहुत ज्यादा थी इस बात को लेकर। तो जब भी मैं, जैसे कि कॉलेज में भी था, तो मैंने हमेशा कुछ ऐसे, जैसे एमबीए कॉलेज में था तो वहां पे प्लेसमेंट हुआ तो प्लेसमेंट ही नहीं की, जाके एक एनजीओ खोल दिया, है हम्म। ना। हम्म। इस तरह का कुछ, इस शुरू से हमेशा रहा कि कुछ कर रहे हैं तो लोगों के लिए कैसे किया जाए कुछ। तो एक वो संवेदना बचपन से रही, और खास मुझे लगता है कि ये माता पिता से आई है, दादा दादी से आई है। तो एक वो रहा है, थोड़ा सा हमेशा दिमाग में ये रहा है कि दरअसल नौकरी में भी, जैसे मैं अगर सेल्स की नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं में वो मानवीय संवेदना बहुत ज्यादा है। कई बार मुझे यही फीडबैक मिलता है कि भाई तुम बहुत नरम हो जाते हो, और तुम ऐसी बातें भी करते हो कि एकदम, अरे क्यों किसी को आप निकालने की सोच रहे हैं, या कुछ इस तरह की बातें। हम्म। तो एक वो जरूर है, और चाहे शायद वो स्वभाव है, या फिर आपको आपकी पेरेंटिंग से मिला है, आपकी अपब्रिंगिंग से मिला है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। और दूसरा ये है कि जीवन के अनुभव से इंसान सीखता है। आपने से बहुत सही बात कही कि जब आगे आप बढ़ते जाते हैं तो क्यों, एक तो ये है कि जो तस्वीर लोगों को दिखती है उसमें कई बार ये लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ, या कुछ अच्छा कह रहा हूँ, या समझदारी की बातें कह रहा हूँ, तो शायद मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जबकि वो सही नहीं है। ऑफ कोर्स हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे भी कहूंगा कि सौभाग्यशाली रहा हूं कि कुछ इतनी बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हो गई जिंदगी में, लेकिन संघर्ष रहे हैं, अलग अलग तरह के संघर्ष रहे हैं, अलग अलग मोड़ पे। तो कई चीजें जो अब आ रही हैं बाहर, शायद वो उन यात्राओं से निकल कर आ रही हैं, कि जहाँ पे आप दिल्ली जैसे शहर में मान लीजिए कि आप पढ़ने गए थे, पैसे नहीं थे आपके पास, रहने की जगह नहीं थी, किसी के यहाँ आप बड़ी मुश्किल से सोने की एक जगह पाकर आपने पढ़ाई की। आज उस दिल्ली में आपका एक घर है। तो ये जो यात्राएं, ये जो कहानी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उम्र के साथ होती हैं। और इससे जुड़ी एक बात जो बहुत जरूरी है, ये लोगों को बताना, क्योंकि और एक उद्देश्य इसका किताब को लिखने का ये भी था कि जब आप असल में जिंदगी की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि कई चीजें आपने, हमारे समाज में ऐसा बना हुआ है परिवेश कि आपने बाद के लिए रखी है। जैसे कहते थे कि सब कर लो तो उसके बाद तुम तीर्थों की यात्रा पर निकलो, है ना। उसी तरह से हमारे यहाँ हेल्थ का भी यही है कि भाई सब कर लो, जब 40 के हो जाओ तो बीमारियां आती हैं, तो हेल्थ पर ध्यान दो। मुझे लगता है कि जो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे हेल्थ का कॉन्सेप्ट हो, चाहे एक जनरल की जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं, उसको थोड़ा पहले खींच कर लाने की जरूरत है, क्योंकि ये सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, इसको बिल्कुल, पैरेलल बनाना बहुत ये जरूरी पैरेलल है ना। बनाना बहुत जरूरी हाँ, है, ये तो साथ आपको साथ चलता है। हम्म। जी, तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। हम्म। इसलिए आप जो कह रही हैं कि वो अनुभव के साथ तो आदमी सीखता ही है। अच्छा, खुद के अनुभव अगर आपको नहीं हो रहे हैं या नहीं हुए हैं, तो दूसरा तरीका तो सिर्फ पढ़ना ही है, दूसरों के अनुभव से सीखना है। तो वो भी जरूरी है कि आप जो दूसरों ने अनुभव किया है, हो मुझे ऐसा सकता है लगता है कि। कि जब पढ़ते हैं तो वो प्रैक्टिकली नहीं किसी को संदेश दे पाते हैं। क्या होता है कि जब आपके साथ अनुभव होता है तो आप बहुत ही सधा हुआ जो मार्ग है वो बताते हैं लोगों को, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो वो एक थियोरिकल, मतलब हम सिर्फ बोल देते हैं, और बोलने में सिर्फ वो वजन नहीं होता है जब आप अनुभव के साथ बोलते हैं। क्योंकि जी आपने जी उससे जुड़ी हुई कुछ मतलब चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप कहते हो कि नहीं, इसके अलावा थोड़ा वक्त भी देना चाहिए। जैसे अगर हम बोल दें तो हमें नहीं पता होगा कि कितने वक्त में हमारी ये चीजें पूरी होंगी, या कब तक बिल्कुल। हम हील होंगे। राइट, मुझे ऐसा लगता है। जी जी सॉरी। जी, बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज ये भी है कि, अच्छा, एक सवाल जो थोड़ा सा इससे अलग बात कर रहा हूँ, वो ये है कि कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, आप ही लेखिका हैं, कि लिखा कैसे जाए, किस तरह की किताबें पढ़ी जाएं। अब इस तरह के सवाल लोग कहते हैं ना, कि और पढ़ लें तो अच्छा, लोगों को फिर ये लग रहा है। तो एक चीज मुझे लगता है कि हमारी जो मेंटल या जो सामाजिक ट्रेनिंग हुई है ना दिमाग में, वो ये भी है कंडीशनिंग हमारी, कि हम हर चीज को जीरो या वन देखते हैं। मतलब हम हर चीज को, जैसे मान लीजिए कि किताब पढ़ रहे हैं, अब आपको जब लगता है कि जब तक उस किताब को पढ़कर आपकी पूरी जिंदगी एकदम से चमत्कारिक तौर पर बदल नहीं गई, तब तक उस किताब को पढ़ने का मतलब नहीं है। मेरा मानना जो है वो ये है कि अगर आपने उसमें से एक अंश भी पढ़ा, एक कहानी भी जो क्रमशः आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लेकर आएगी, आज थोड़ी सी लेकर आएगी, अगले 5 साल के बाद नए अनुभव होंगे, उसके साथ कुछ जुड़कर आएगा, वो भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है किताब पढ़ने की, या कोई भी काम करने की। तो मैं उस तरह से नहीं देखता हूँ कि जैसे
अब किताब आपने अगर किसी को पकड़ा दी सेल्फ हेल्प की किताब, तो उसकी जिंदगी एकदम रातों रात बदल जाएगी, क्योंकि होता नहीं है प्रायोगिक तौर पे ये। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर आप उसमें से कुछ भी सीख लेते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, तो लिखने वाले की या कहने वाले की तो मुझे लगता है कि काफी सफलता है उसमें। बिल्कुल। और किताब पढ़ना ये भी एक उम्र का तकाजा होता है कि आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं। अगर हम किसी बच्चे को जी कहेंगे कि ये किताब पढ़ लो, तो शायद वो इंटरेस्ट नहीं देगा, शायद ही देगा, कोई इक्का दुक्का बच्चा ही दे सकता है। लेकिन जिसे इस तरह की, जी जब वो इस जीवन में आ जाता है कि नहीं, उसे प्रोग्रेस करना है, वो किसी चीज को फेस कर रहा है और उसे उससे निकलना है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मैनिफेस्टिंग है वो उस किताब तक पहुंच जाती है ताकि उसे राह मिल सके। किताब एक ऐसा जी माध्यम जी है कि जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो वहां तक पहुंच ही जाता है जिसे पहुंचना होता है। तो ये कहीं ना कहीं जी जी जो पर्यावरण है, या कहा जाए कि भगवान है, वो गाइड भी करते हैं, जो कहते हैं ना गाइडिंग एंजल्स। तो जैसे आप भी एक गाइडिंग एंजल्स वाले काम ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी राइटर्स यही काम करते हैं कि जो भी आप वीडियोस डालते हैं या किताब लिखते हैं, तो वो उस पर्सन तक पहुंचाने का काम वो ऊपर वाले का ही होता है, कि वो पहुंचा देता है, क्योंकि जी उसे भी मदद करनी होती है लोगों की। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे जी ये जवाब जानकर। अब मैं आपसे एक केस स्टडी के बारे में जानना चाहूंगी कि सोच की सीमितता, यह एक बहुत बड़ा कारण आपने लिखा है अपने किताब में। तो मैं मानती हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच की सीमितता को तोड़ना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वही मेरे साथ एक घटना घटी थी कि जब मैं यूओबी बैंक में कार्यरत थी, तो वहां पर एक विद्यार्थी थे जो कि इंटर्नशिप कर रहे थे, और किसी गलती के कारण उनको वहां से टर्मिनेट कर दिया गया था। तो मैंने भी, मतलब मैं भी लोगों के साथ बहुत मोटिवेशनल बातें करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसका ब्रेन वॉश कर दूं, ये बहुत दुखी नजर आ रहा है। तो मैंने अपनी बातों से उसे हील करने की कोशिश की और सोच की सीमितता को तोड़कर बड़ा सोचने की सलाह दी। उसने मुझसे कहा कि मैम, माय फादर इज टैक्सी ड्राइवर, ही इज गिविंग डाइवोर्स टू माय मॉम, नाउ माय सिचुएशन इज दैट टू whom आई शुड लीव। मैं किसे छोड़ूं, किसके साथ रहूं, और ना पैसा है ना मोरल सपोर्ट है। सो हाउ शुड आई थिंक बिग इन दिस सिचुएशन। और उसकी उम्र ज्यादा नहीं, कुछ 23 या 25 साल रही होगी। तो आप अगर उस विद्यार्थी की जगह होते तो आपके विचार कैसे होते, या मतलब आप क्या सोचते उस समय, तो इस परिस्थिति को कैसे सुलझाते, या क्या सोचते, बस मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। जी। नहीं, बहुत बड़ा अच्छा किस्सा है और बहुत ज़रूरी सवाल है, और इससे जुड़ा, इसी इसी केस स्टडी से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर चीज़ जो मैं फेस करता हूँ हम्म जब मैं लोगों से बात कह रहा हूँ, कहता हूँ, तो ये है कि देखिए, दो किस्म के लोग हैं। जब मैं जैसे इंस्टाग्राम पे लिखता हूँ ये मोटिवेशनल चीज़ें, हम्म तो कुछ लोग, 5% लोग ऐसे हैं जो 5 सेकंड के अंदर एक कमेंट कर देते हैं। हालांकि 95% कमेंट अच्छे आते हैं कि सर सीख मिली, अच्छा हो रहा है, अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे। 5% लोग ऐसे भी हैं जो 5 मिनट के अंदर ये लिख देते हैं कि सब कहने की बातें जिस पे बीतती है वही जानता है। बिल्कुल। तो इससे इस अनुभव से मैं क्या सीख रहा हूँ कि क्या होता है कि देखिए, कोई भी चीज परिवर्तन तुरंत नहीं होता है जिंदगी में। जैसे अगर आपके साथ इस समय कुछ हो रहा है, आप इस समय एकदम बिल्कुल धरातल पे हैं, जहाँ पे जैसे आपने जो केस स्टडी बताई कि सब कुछ खराब चल रहा है इस समय जिंदगी में, है ना। तो जो आपकी डेफिनेशन है बड़ा सोचने की, बड़े स्टेप की, उसकी डेफिनेशन उस कॉन्टेक्स्ट में बदल जाती है, उस संदर्भ में उसकी डेफिनेशन अलग है। आप उसको 1000 स्टेप की तरह नहीं देख रहे हैं। आपका जो पहला स्टेप है, वही स्टेप आपके लिए सबसे बड़ा स्टेप है उस समय। और ये बात, और उसमें क्या है कि अगर आप, कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपने सुनना है। जैसे अब कोई आदमी उस जगह पे खड़ा है जहां से उसको सब रास्ते बंद आ रहे हैं, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ा संबल क्या होता है? मान लीजिए कि कमरे में हूं जिसमें 3 दरवाजे हैं और सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा संबल वो होगा, ये होगा कि उस कमरे में कोई एक और इंसान खड़ा है, हालांकि दरवाजे सब भी बंद हैं। तो अगर किसी ने बस ये देखा कि एक रोशनी है जहां से दूसरा भी कोई है, खड़ा है, सुन रहा है, तो पहली बात तो ये कि सुनना जरूरी है लोगों को, जब लोगों पर बीतती है तो सुनना जरूरी है। और दूसरा ये है कि इमीडिएट रिएक्शन जो है लोगों का, वो माइंड ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव कहने के लिए, नेगेटिव करने के लिए सोचता है। लेकिन स्टेप्स जो है वो हमेशा ग्रेजुअल है, चाहे आप कितना भी बड़ा सोचे, आप कितनी भी, जैसे मान लीजिए कि मैं सोचता हूँ एक बड़ा स्टेप, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बड़ा स्टेप है कि मैं नौकरी छोड़ देना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा लेखक बन जाना चाहता हूँ, बहुत अपनी बात कहना चाहता हूँ किसी प्लेटफॉर्म से। हम्म स्टेप्स मेरे लिए भी ग्रेजुअल है, रातों रात वो भी नहीं होगा, है ना।
करेक्ट। तो बस ये है कि आपने उसमें उसका वो रिएक्शन कैसा दिया उस सिचुएशन में। और वो नेचुरल है कि जब आप परेशानियों से घिरे होते हैं तो आपको एक रिसेंसी का बायस होता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो बुरा ही होगा। लेकिन ये सच नहीं है कि अगर आपके साथ पिछली तीन चीजें क्रम में बुरी हुई हैं तो कोई जरूरी नहीं कि चौथी चीज भी बुरी ही होगी। तो पहले तो सुना जाए लोगों को। और दूसरी बात है कि अगर छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चेंजेस और छोटी छोटी बातें किस तरह से आप कन्विंस कर सकते हैं, उदाहरण तौर देकर लोगों को बता सकते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए जो स्टेप है, अगर तुम्हें मान लीजिए कि आप अवसाद में हैं, तो आप आपके लिए सबसे बड़ा स्टेप ये नहीं है कि आप एकदम से अगले दिन अच्छे हो जाएंगे। अगर आप बिस्तर से उठते हैं, एक अपने आप से एक गर्म पानी का ग्लास भी लेकर आते हैं, उसको पीते हैं बैठकर, वो भी आपके लिए उस दिन की सबसे बड़ी जीत है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट इन टाइम है उसमें आप इम्पैक्ट को देखना शुरू करें। तो जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, अच्छा कई बार मुझे इस तरह के बड़े मैसेज आते हैं जहां पे मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं इस समय आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे किसी ने कहा कि मुझे, मैंने किसी खास को खो दिया, और अब उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा वो बता रहे हैं कि कोई हमें देखने वाला नहीं है। अब इसमें मेरे कुछ भी कहने से रातों रात कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। आपको उस जगह से गुजरना ही पड़ेगा, उस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। बट हाँ, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने आपकी बात सुनी, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स में चेंज तो होगा, ये हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये जो मनोदशा जो है लोगों की, जो चेंज करने की बात है ना, इसमें एक ये कहानीकारों का भी एक बड़ा इसमें रोल है, जो लिखने वाले हैं, जो कहने, जैसे आपने कहा कि आपने गाइड किया उस बच्चे को, हो सकता है कि उसको बात बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगी हो उस समय कि अच्छा चलो मैं तो इन मुश्किलों से गुजर रहा हूँ। लेकिन हाँ, शायद तो किसी उसको मोड में आकर के उसे वो याद आएगा कि किसी ने मुझे इस तरह से कहा था, हाँ तो वो उसे जी हेल्प कर सकता है। जी। और जब भी जैसे अगला दिन, अगले 5 दिन में अगर उसकी परिस्थिति थोड़ी कहीं भी बेहतर होती है, और होगी होगी हुई होगी, तो तब वहां से आपकी जो छोड़ी हुई बात, वहां पे जो कही हुई बात है, वो उस वहां से उस बंदे के साथ चलती है आगे। तो ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि लोगों को समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। तो जब जब आप समस्याएं किसी की सुलझाना चाहते हैं, बात किसी को मदद करना चाहते हैं, तो लोगों को उन संभावना में यकीन करना कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये हो सकता है, ये सबसे बड़ा हर्डल है। इस चीज को अगर सीख ले इंसान, तो आई थिंक दुनिया में बहुत कुछ वही है कि बदल जाएगा और बहुत इंसान सारी को चीजें। धैर्य सीखना होगा, मुझे ऐसा लगता है, और जी सुनने की क्षमता। क्योंकि कोई भी जी चीज इंस्टेंट नहीं होती है, वो तो बेबी स्टेप्स जी चलना, और धैर्य रखना, जी पेशेंस रखना, एंड प्लस ये जी सोचना जी और ट्रस्ट रखना कि अगर आप किसी की सुन रहे हो तो मतलब आप, ट्रस्ट है आपको, तभी आप सुन रहे हैं उसे। तो ये जी मुझे आपकी बातों से समझ में आया, और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, एंड बहुत सुंदर। तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी तो मुझे कुछ लाइनें बड़ी सुंदर लगी, जो मैं यहाँ पर पढ़कर बताना चाहूंगी। आखिर इतना मुश्किल क्यों है जी एक सरल सा जीवन जीना? आखिर इतने उलझे क्यों हैं इतने सारे ये जीवन के धागे? आखिर जो हैं छोड़कर उसको क्यों औरों के पीछे भागें? आंखों से जो दिखता है वह सच से आखिर परे क्यों है? जीने के सब इतने साधन आखिर ये धरे के धरे क्यों हैं? क्यों घबराकर मुश्किल से आसान ढूंढना छोड़ दिया? पतझड़ के डर से तुमने अपने अरमान सींचना छोड़ दिया। ये कविता ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो पेज नंबर बिल्कुल। 41 और 42 में है शायद ये लाइनें। और उसमें आपने कहा जी है कि क्यों आप ऐसे लोगों के बीच हैं जिनकी विचारधारा आपके विचारधारा से मेल नहीं खाती। इसका अर्थ विस्तार से हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये बड़ी दूसरा एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि इसमें जब भी आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात विवादास्पद हो जाती है थोड़ी सी। लोग कहते हैं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाज से कट जाओ, सिर्फ अपने जैसे लोगों से मतलब रखो। तो इसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि, और ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, और मैंने भी सीखा है अपने अनुभवों से। हम्म। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पास समय जो है वो सीमित है, हम्म। ठीक है। दूसरी बात है कि आप जिस तरह से रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं लोगों से, है ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात करता हूँ, इस किताब में नहीं है लेकिन मैं अदरवाइज उस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। हम्म। तो उसमें ये एक होता है कि आपकी जो जिंदगी में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, वो 3 लेयर है उसका। एक तो ये है कि आपका इनर सर्कल है,
एक इनर मोस्ट सर्कल है या हम्म। पर्सनल सर्कल है, और एक जो पर्सनल इनर इनर सर्कल, और फिर उसके बाद आपका एक आउटर सर्कल है। अब पर्सनल सर्कल में ज्यादातर वो हैं जो आपके खून के रिश्ते हैं, जो आपके माँ बाप भाई बहन। इसमें कोई एक्सचेंज नहीं है। नहीं। इस रिलेशनशिप में आप इमोशन से जुड़े हुए हैं, और ट्रस्ट बेस्ड है, कंप्लीटली ट्रस्ट बेस्ड है। मतलब आप क्योंकि आप हैं तो हैं, आप इसमें से भाग नहीं सकते अनलेस कि आप एक बड़े कुछ इस तरह का आपके जीवन में कुछ एक्सट्रीम ही चल रहा है, आप इस एक्सट्रीम तरह के इंसान हैं। जो दूसरा सर्कल है, जो इनर सर्कल है, उसमें क्या है कि वो रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट है। मतलब आपके आसपास के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग, आपके पड़ोसी, आपके कॉलेज स्कूल दफ्तर में मिलने वाले लोग, इनमें एक एक्सचेंज है। वो रिलेशनशिप डिपेंडेंट है कि आपने कुछ दिया, उन्होंने कुछ दिया, और हम्म। लेन देन के बीच है। हालांकि उसको कहा नहीं जा रहा है हर रोज, लेकिन उस पर डिपेंडेंट है। तो उसमें सर्टेन एक्सपेक्टेशन है लोगों की, और जिस दिन वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मैच नहीं होती हैं, उस दिन फिर क्या होता है कि उन रिश्तों के बहुत ज्यादा मायने नहीं रहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इनर सर्कल। और जो तीसरा है वो है एक्सटर्नल सर्कल। ये भी एक एक तरफा रिश्ता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं लेखक हूँ, और मुझे जो पाठक पढ़ रहे हैं मेरे बारे में, वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी चीजें शायद नहीं जानते होंगे। हो सकता है कि मैं जो चीजें लिख रहा हूँ हम्म। वैसा इंसान मैं नहीं भी हूँ, यह भी पॉसिबल है हम्म। ना। तो ये पूरा क्या है, ये वन साइडेड ट्रस्ट पे पूरा डिपेंडेंट है ये रिलेशनशिप। इसमें यह है कि भाई इनकी कही हुई बात, जो आइडल वर्शिप हो गई कि भाई मैं इनको महान मानता हूं इसलिए मैं इनकी हर बात को मानता हूं। लेकिन जिस दिन ये रिश्ता टूटेगा, उस दिन टूटेगा भी तो बहुत खराब टूटेगा। क्योंकि अगर आपने कोई बात कह दी जो या आपके बारे में कुछ बात ऐसी व्यक्तिगत तौर पे पता चल गई जो आपके कहे लिखे से संबंधित नहीं है, अलग। उस तरह से हाँ। रेजोनेट नहीं करती है, तो रिश्ता बिल्कुल टूट जाएगा, जो होता है सेलिब्रिटीज के हाँ। साथ और हाँ। उनके साथ। हाँ। हाँ। तो अब इस माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो पहला वाला रिश्ता है, जो वे इनर exchange पर्सनल के रिलेशनशिप साथ। है, जो इनर मोस्ट सर्कल है, हम्म। जी, उसके अंदर तो आप बिल्कुल ये है कि आप छोड़ दीजिए कि ठीक है, उनके अंदर आप भरोसे पे जी रहे हैं, उनके लिए आप कर रहे हैं, और उनको आपको करना चाहिए, वो भी उन्होंने भी आपके लिए किया है। हम्म। ये जो विचारधारा वाली बात है वो ज्यादा सबसे ज्यादा अप्लाई होती है इनर सर्कल पे, जो लोग आपको एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जिनसे आपके रिश्ते बने हुए हैं। ठीक है। तो आपको आगे से जाकर लोगों से तोड़ना नहीं है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, जैसा कि हमने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी की, आपकी जो एनर्जी है इन्हीं लोगों से आ रही है। ठीक है। और हमने सबकॉन्शियस की बात की, जहां पे आप जिस माहौल में बैठे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से आपके रिएक्शंस निकल रहे हैं, जिन जैसे आप कहीं पे गए, वहां पे हालांकि आपको किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जो माहौल था, जो बात हुई, उसके कारण अगर आप रिएक्शंस आपके इतने हो रहे हैं, जो अंदर ही अंदर आप उस चीज को ओवर थिंक कर रहे हैं, उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, और वो आप में एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपका जो नेट टोटल है, आपकी एनर्जी का भी और आपके समय का भी, वो तो फिक्स्ड है। तो इसमें आपको चुनना पड़ेगा। और मैंने अपनी यात्रा में ये सीखा है कि जब आप जैसे मान लीजिए कि एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो पहले बार तो आप लोगों से जुड़ते हैं, दूसरा लोग भी आपके पास आते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं यात्रा में, वैसे वैसे खुद ही आपका वो सर्कल उस तरह से डिफाइन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यवहारिक तौर पर अगर आप सोचे कि मैं और आप भी इस समय क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शायद आपकी ये, मेल खाती होगी, और हमें एक दूसरे के साथ जी, बात करने में अच्छा लगता होगा, या हमें कुछ सीखने के लिए मिलता होगा, कुछ एक जैसी ही जी, बातें। तो कहीं ना, तो ये जुड़ने लगते हैं। सही कह रहे हैं आपकी, आप जिस तरह की सोच रखते हैं, जब आपका ऑरा वैसा बन जाता है, तो अपने आप जी, अपने ही विचारों के लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जी। जी। ये और बात और तो जब मैंने आप भी और महसूस जब की। और जब आप जी, और जब आप ऐसे लोगों से जुड़ जाएंगे, जब ऐसे लोगों से जो एक तरह के उद्देश्य रखते हैं, और हम्म। जब आप जाएंगे, जब लोग आपके पास आएंगे, तब आप कुछ ऐसा प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप आउटर मोस्ट सर्कल में या आउटर सर्कल में जा सकते हैं, जहां पे आप लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप शायद कई बार ये भी नहीं सोच रहे कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए, आप लोगों का अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, और लोगों का आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। तो ये यात्रा है। दिक्कत ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय निभाने और सोचने में लगे हुए हैं बीच वाला जो सर्कल है उसमें। मेरे हिसाब से बड़े सीधे हम्म। शब्दों में मेरे को लगता है कि वो जो मुझे लगता है कि जो बीच वाला सर्कल है, जो इनर सर्कल है, जो ट्रांजैक्शन के बेसिस बनता है, वो आपका लिमिटेड ही होना चाहिए। क्योंकि आप उसमें, आप अगर चाहें कि सबको खुश कर रहे हैं और सबसे बना कर रख रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि वो समय की आपकी एक तो सही उपयोग है, और दूसरा ये है कि आपका व्यक्तिगत विकास भी उसमें नहीं होगा। तो वो वाला सर्कल आपका जैसे श्रिंक कि करना आपने चाहिए, थोड़ा नाम ही छोटा होना दिया चाहिए। दिया ही उसे नाम की एक्सचेंज सर्कल, तो गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। जी, तो अगर जिसने ये बिल्कुल, सोच लिया कि जी, मैं घाटे में हूं, तो वो तो तोड़ ही देगा आपके साथ, फिर रिलेशन रहा ही नहीं।
चाहे वो बिजनेस का जी हो, जी, व्यापार का सब हो होता या भी है। रिलेशन हो। जी, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने इसके बारे में कि ये तीन तरह के सर्कल हैं, और सर्कल में से जो भी मतलब ऐसा महसूस करता है कि हमें किसके पास साथ रहना चाहिए, तो जो हमारे पास है, मीन्स जिस पर हम ऑप्शन रख सकते हैं कि हम चयन करें या ना करें, तो हमें वही चयन करना चाहिए जिनके विचार हमारे विचार के साथ मिलते हैं। और जी जो जो बिल्कुल। चयन नहीं कर सकते, भाई बहन माता पिता, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी कम बातें कम कर देनी चाहिए उनसे, लेकिन रिलेशन तो नहीं तोड़ते हैं। रिलेशन तो रहता ही है उनके साथ हमेशा ही। ये मेरा मानना जो है ना वो जो जो छोटा वाला सर्कल है, जो आपका पर्सनल सर्कल है, उसमें मैंने एक चीज जो जो अपने अनुभव से सीखी, और मैंने अपने आप को भी बार बात बात कही है कि मैंने ये कहा है कि जब भी जैसे ऐसा लगता है कि माता पिता या आपके स्पाउस हों या कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ा नहीं मिलती फ्रीक्वेंसी, और सबके होते हैं, दिक्कतें भी होती हैं, तो मैंने एक बॉटम लाइन अपनी जिंदगी में वो एक लिखी है कहीं पे, और अपने आप को कहा है इस यात्रा में कि जो पर्सनल सर्कल के लोग हैं उसमें नेवर गिव अप ऑन पीपल। तो हम्म मैं अपने तरफ मेरा ये प्रिंसिपल है कि मैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिश्ता रिश्ते में खटास चल रही है, बहुत करीबी रिश्ते में, कई लोगों की माँ बाप से नहीं बनती है हम्म ना, कई हम्म लोगों की आपको अपने अपने पति पत्नी से नहीं बनती। तो उन उन अगर मैं इस चीज को मान लूँ ना कि ठीक है चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ सोच होगी, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, बट होगा जो भी, मैं उसमें चाहे जो भी एक्शन लूंगा, बट आई विल नेवर गिव अप ऑन पीपल, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। मैं इनको नहीं, ये अगर मुश्किल से गुजर रहे हैं तो शायद मैं चुप हो जाऊंगा और देखूंगा कि कब तक ये चलता है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो ये एक ये कहीं एक ना एक कहीं प्रिंसिपल की स्वभाव बात है कि आप। पर डिपेंड करता है फिर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव है कि जी। ठीक है, मैं जितना टॉलरेट कर सकता हूँ करूंगा, लेकिन हर किसी का नहीं होता होगा, या उसके सामने अगर कोई दूसरा ऑप्शन आ गया तो वो क्यों टॉलरेट करेगा, ये भी बात हो जाती है। जी, तो ये बड़ा व्यक्तिगत है, और इसका सर्कल का नाम ही व्यक्तिगत सर्कल है, पर्सनल सर्कल है, तो ये बड़े व्यक्तिगत फैसले हैं आपके कि आपको जैसे इसका बहुत सरल सा उदाहरण डिवोर्स का है, राइट। किसी हम्म के लिए क्या है कि वो जिंदगी में सब चीज परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके हम्म बाद भी निभा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी अब्यूज से गुजर रहे हैं या कुछ इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो रिश्ता तोड़ने में कोई बुराई होती है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों पे भी लोग गिव अप कर देते हैं, जैसे कि, और उसमें भी सही है, वो आपका व्यक्तिगत फैसला है कि चलो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, हम एक तरह की चीजें पसंद नहीं करते, तो अलग ही हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आजकल तो हो ही रहा है, खैर। तो मैं उनमें से तो नहीं हूँ, मैं आई विल नॉट गिव अप, मतलब मैं खासकर अपने व्यक्ति, मैं इनर सर्कल वाले लोगों में बहुत सिलेक्टिव हूँ। मैं हम्म सोचकर जुड़ूंगा, लोगों से सोच के समय बिताऊंगा, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत सर्कल है, मुझे लगता है मेरी ये मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं जब तक निभा सकता हूँ तब तक उसको निभाऊंगा। हम्म। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अब्यूज वाली बातें, कि अब्यूज नहीं होती, लोगों की मारपीट भी होती है, लेकिन फिर भी लोग सह जाते हैं। जी जी जी। और मैंने मतलब गांव से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, और वहां पर मैंने काफी ऐसे कपल्स देखे हैं, ज्यादा जी दूर की बात नहीं, कुछ नियर रिलेटिव्स में ही देखे हैं कि हस्बैंड पत्नी पर हाथ भी उठा रहा है, हर चीज कर रहा है, लेकिन फिर भी पत्नी आगे तक निभा रही है एंड कहती है कम से कम है तो सही। तो मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, शायद मैं ये सोचती हूँ कि शायद उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इस तरह से हैं, क्योंकि और या फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको आदत हो गई है, या अपने स्वाभिमान को गिरा कर रखने की। एक इंसान ना उसी उस पर्यावरण में ढल जाता है, और फिर उसे वो चूज कर लेता है कि हाँ ठीक है, ऐसा है मेरी लाइफ में और ऐसा ही रहेगा, उसके जी साथ जी। समझौता कर लेता है। तो ये चीजें हैं, तो क्या इन किताबों को पढ़ने से वो कोई डिसीजन लेने पर पहुंच सकते हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहती मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या बात, कई कई बार लोगों को आप जो कह रही हैं उसमें एक डर भी है, हूँ। और डर ये है कि डर में ये है कि भूत सही में है कि मुझे लग रहा है कि भूत है ना, कि हम क्या है ना कि लोगों को, हमारे जो सोशल कंडीशनिंग हुई है उसमें क्या है ना कि हमें लग रहा है कि हमारे होने का, हमारे कहने का, हमारे फैसलों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ये हमने बहुत एग्जेजरेट करके रखा हुआ अपनी लाइफ में। जैसे कि आप कंपनी में भी हैं असल, तो आपको लगता है कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं रहेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, लेकिन आप अगले दिन नहीं रहेंगे तो कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। होता है, हाँ। और अगर मैं इसको बहुत दूसरे स्पेक्ट्रम पे ले जाऊं तो ये भी है कि कहते हैं कि भाई मर जाओगे भी तो क्या, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लोग याद करेंगे, कुछ रुकता नहीं है। तो बिल्कुल। ये जो आपका फियर है, जो आपका डर है कि भाई अगर मैंने, खासकर जैसे कि ये जो बात रिश्तों की हो रही है, शादी की बात हो रही है कि आपका हम्म व्यूज है, फिर भी लोग रुके हुए हैं, हम्म डर है कि बच्चों का क्या होगा,
मेरे माता पिता का क्या होगा, एक सामाजिक जो दंश है वो कैसा हो जाएगा, हम्म एक तरह का स्टिग्मा लग जाएगा। मुझे लगता है कि ये सब बहुत बनाया हुआ है डर आपके अंदर। तो जो किताबें हैं वो आपको इस चीज से एजुकेट करती हैं कि देखो, इतना इतना आप जितना सोच रहे हो ना उतना इम्पैक्ट नहीं है तुम्हारा जिंदगी के ऊपर। आप जितना समझ रहे हैं कि आपके कारण ही सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ टिका हुआ है, वो हम्म नहीं आपको समझ आती। मैं आपको छोटे उदाहरण देता हूँ कुछ। जैसे मैं जब मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे जब लिखता हूँ, कविताएं कहता हूँ, तो वहां पे कई पाठक औरतें हैं, बहुत लोग पढ़ती हैं, महिलाएं पढ़ती हैं। तो उसमें अब भारतीय परिवेश से अगर आप देखें तो छोटे छोटे शहरों से तो ज्यादातर स्थिति अभी भी वही है कि आप कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाए, घर के कामों में रह गए, मतलब उनकी आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हमारी, आप हम्म हम बाहर रह रहे हैं तो है। हम्म तो ऐसे लोग बहुत होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं। उनमें से मैंने देखा कि कई लोगों ने मुझे यार आगे सामने से मैसेज भी किया कि सर, मैंने आपको देखकर ये सोचा कि मैं भी लिख सकती हूँ, मैं भी कुछ कह सकती हूँ, तो इससे मुझे क्या होगा। और मैंने उनको कहा कि देखिए, आप ये मत सोचिए अभी इस समय कि इसके लिखने से क्या होगा। आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप इस चीज को कीजिए। और उसमें से दो चार कम से कम लोग ऐसे हैं जो लिख रहे हैं, उनके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनका एक बहुत अलग सा कॉन्फिडेंस है इस समय। और उन्होंने मुझे वापस ये बात कही है हम्म कि मैंने बात भी की है कुछ लोगों से, और उन्होंने वापस किताब लिखने के दौरान भी उन्होंने ये बात कही है कि मुझे फर्क पड़ा। और मेरी अब आइडेंटिटी, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक है, मेरी आइडेंटिटी को मैं हमेशा ये जोड़ के देखना चाहती थी कि मैं शादी के पहले बैंक क्लर्क बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद मैं पढ़ नहीं पाई और बन नहीं पाई, तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं तो लिख भी सकती हूँ, मुझे भी 10 लोग सुन सकते हैं, 10 लोग पढ़ सकते हैं। तो ये परिवर्तन आते हैं, और जब आपको एक बार वो शक्ति समझ में आएगी अपने आप की ना, तो आपको लड़ने की हिम्मत मिलती है हालातों से। फिर या तो अगर आप नहीं भी छोड़ें, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो चीज जो जो आपके जीवन में चीज बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उसको हम्म, आप कितना वेट देते हैं अपनी जिंदगी में, उसका जो अनुपात है उसको आप कम कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर। और बिल्कुल ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सब चीज परफेक्ट तो नहीं होगी किसी की लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो चीज परफेक्ट नहीं है, उसकी जो हिस्सेदारी है, आपकी जो एक परफेक्ट तस्वीर है, उसमें उसको कम कर दीजिए, उस रंग को फीका कर दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि किस तरह से लोगों को अपनी परिस्थितियों के साथ मतलब डील करना चाहिए। और किताब पढ़ने से कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। तो ये जी सही। जी और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने आत्मसम्मान का एक लेवल बना लेता है कि वो कितने किस लेवल पे है। अगर उससे ज्यादा उसे झेलना पड़ रहा है कि उसका आत्मसम्मान बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, तो वो स्टेप लेता है। और जब तक वो जी। उसे लगता है कि ठीक है मेरे लिए मैनेजेबल है, मतलब कोई बात नहीं अगर ऐसा हो गया तो वो स्टेप नहीं ले पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मसम्मान भी इंसान को बढ़ाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन किताबों को पढ़ने से जब इंसान अपने आप के बारे में जानता है तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा ऊंचा होता है, बढ़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी जी। जी। तो हम बहुत अच्छे नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि ओके। तुम्हारा सवाल है कि कहते हैं सूरज बनिए, सूरज न बन सके तो प्रयासरत होने के कारण दीपक तो बन ही जाएंगे। तो जो कम से कम एक घर को उजाला दे सके। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में दीपक बने हुए इंसान के अंदर एक कुंठा या मंजिल ना पाने की निरस्ता घर कर जाती है। उस समय उसे एक कैसी सोच रखनी चाहिए और वह इस निरस्ता पर जीत हासिल कैसे कर सकता है। तो मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। और इससे पहले मैं एक थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि अभी अभी जस्ट फिलहाल में ही एक मूवी देखी हमने, 12 फेल, राइट? वही मूवी थी, हाँ, 12th फेल। तो उसमें जी एक ये था, उसने ये शायद ये बात कही थी कि अगर मैं आईपीएस ना बन सका तो मैं कुछ तो बनूंगा और कुछ करूंगा। तो जो निचले दर्जे से पिछड़े हुए दर्जे से आते हैं, तो वो लोग तो इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है मैं वो नहीं बन पाया तो ठीक है कुछ तो बना। लेकिन जो एक स्टेबल जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसे हमारे और आपके बच्चे, मैं कहती हूँ कि अगर वो अपनी उस पर्टिकुलर मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी जो मानसिक स्थिति होती है उसे हम किस तरह से सुधार सकते हैं। जी, ये बहुत जरूरी सवाल है। और ये मैंने खुद की जिंदगी में भी सीखा है, और मैं यकीन रखता हूँ इस बात में कि सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि बच्चों को, खासकर जब आप बच्चों की बात करते हैं, या हर इंसान को बहुआयामी होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हमारे क्या है, एक तरफा चीज हमें सिखाई गई है, और बहुत ही आरओआई माइंडसेट है हमारे पास। तो हमें ये सिखाया गया है कि देखो, कोई भी चीज जिसमें आरओआई नहीं हो, जिसका एक आउटपुट डिफाइन नहीं हो, उस काम को मत करो, उस काम को करने में कोई आर ओ फायदा नहीं। वाई
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके ओके। तो ये कह रहे हैं कि आप 5 रुपया वहीं डालो जहाँ पे 50 आपको वापस मिले, है ना। तो ये सिखाया गया है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि खासकर जिस तरह से आप बात, अब आजकल तो बच्चे हर तरह की चीज सीख रहे हैं। जैसे क्या रीजन है कि हम बच्चों को पढ़ने के साथ पियानो बजाना भी सिखा रहे हैं, स्विमिंग करना भी सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अनकही बात है, लेकिन इसके पीछे सोच एक यही है, क्योंकि हम आप मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि जैसे वैसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पे बहुत इस चीज पे ध्यान नहीं था। हालांकि हम भी खेले कूदे, जहाँ जो कर सकते थे पेरेंट्स ने कराया, हम्म। लेकिन एक वो दिमाग में रहा कि जो आपको पढ़ना है, फिर आगे करना है, प्रूव करना है, नौकरी करनी है, तभी कुछ हो पाता है। तो रास्ते बहुत सारे हैं, और उन रास्तों को बहुत पहले कम उम्र से सिखाना चाहिए इस बात को कि देखो रास्ते बहुत सारे हैं। हालांकि आप पढ़ाई जरूरी चीज है, शिक्षा सबसे पहले है, उसको आप बीच में रखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, लेकिन एक बहुआयामी व्यक्तित्व होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हैं, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े किसी पद पे किसी बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप एक खींचे हुए इंसान हैं, आप कोई चीज आपके पास दूसरा क्योंकि जिंदगी सिर्फ नौकरी तो है नहीं, जिंदगी सिर्फ आपका काम तो है नहीं, जिंदगी में रिश्ते हैं, जिंदगी में आपका खाली समय है, जिंदगी में आपका स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एजुकेशन अगर शुरू से इन चीज को बताया जाए कि देखो पॉसिबिलिटीज का मतलब एक तरफा नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि रास्ते जो है वो ब्रांच आउट करते हैं। आप जब आगे जिंदगी में चलते हैं, तमाम चीजें, जैसे मुझे क्या पता था कि मैं 2024 में सिंगापुर में बैठा हुआ हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ था, मोतिहारी में, एक छोटे से शहर में। हम्म। और जब इंजीनियरिंग भी कर रहे थे तो कभी ये नहीं सोचा था कि सिंगापुर में बैठेंगे, वो छोड़िए, ये कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखक बन जाऊंगा, वो भी हिंदी का लेखक। क्योंकि वो तो ये कहा गया था कि भाई हिंदी तो पढ़ ली, अब अंग्रेजी पढ़ो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम्म। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे बहुत ऐसे रास्ते हैं जो बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि ये भी आपके साथ जिंदगी में हो सकता है। तो ये चीज जब भी असफलता से गुजर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप कमतर रह गए, आप कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, और आए दिन होता है आपके साथ, आपकी नौकरी में होता है, आपकी पढ़ाई, इंटरव्यू देते हैं। मुझे लगता है कि मैं आज इस समय इस कंपनी फलां कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी फलां कंपनी में काम कर सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस भी है। इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, नहीं आया, रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन इस समय क्या है माइंडसेट, क्योंकि आप वो एक जो एक बहुआयामी दृष्टिकोण है आपका, वो आ गया आपकी जिंदगी में। तो आपको लग रहा है कि चलो यार ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रास्ते और भी हैं, वक्त यहाँ नहीं वहां लगा लेंगे। तो फिर वहीं जाते हैं जहां पर हमने बात शुरू की थी कि ये कई चीजें जो जिंदगी बेहतर तरीके से समझने और सीखने के तरीके हैं, इन तरीकों को हमने बड़ा पार्क करके रखा हुआ है कि चलो यार सब कर लेंगे तब इन चीजों को सीखना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है इनका समावेश अगर चाहे वो आप करिकुलम के थ्रू करें, हम्म। या पेरेंटिंग में उस चीज को डालें, या आप अब उस तरह के स्कूल्स, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें जहाँ पे शुरू से लोगों को ये बात सिखाई जाए कि भाई देखो, 2% लोग आईआईटी के परीक्षा में पास होते हैं, सारे बैठने वाले, उसमें से 98% लोग हैं, उनको एक बक्से में रखकर उसके अगर आप ऊपर फेल का मुहर लगा के कोने में डाल देंगे तो वो बात सही नहीं है। नहीं क्योंकि है। जब उस बक्से को 10 साल के बाद खोला जाएगा, 15 साल के बाद खोला जाएगा, तो उसमें से तरह तरह के लोग निकलेंगे, कोई कलाकार निकलेगा, कोई बिल्कुल। कलेक्टर निकलेगा, कोई कुछ और निकलेगा। तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है, किताबें शिक्षा के साथ साथ ये चीज बच्चों को अगर शुरू से सिखाई जाए, इस बात से बताया जाए कि देखो संभावनाएं जो हैं जी। वो उसमें कई डायमेंशंस हैं, और वो कभी भी खुल सकते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, जो पहले भी मैंने कहीं कही और कहीं कविता वगैरह में लिखी, कि देखिए जिंदगी जो है सिर्फ पीछा करने का नाम नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स लाइफ हैपेंस टू यू ऑल्सो, यू डोंट ओनली चेज थिंग्स इन लाइफ। क्योंकि आप कहीं पर हैं, इसलिए भी आपके पास चीजें चलकर आती हैं। हम्म। तो ये संभावनाओं की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं इस चीज से जोड़ रही थी जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ हुनर दिया है, जी और वो हुनर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बचपन से ही हमें पता होना चाहिए, धीरे धीरे मतलब हम जान जाते हैं कि हम किस चीज में माहिर हैं। जी। कोई ड्राइंग में, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, सबका अपना एक पैशन होता है। और वो हम्म। पैशन हमेशा अपने साथ रख कर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हो, कि कोई भी जॉब हो। मुझे लगता है पैशन हम्म। नहीं त्यागना चाहिए कभी भी। और वो जी जी। पैशन ही भले ही हमें पैसा नहीं देता, लेकिन हमारे माइंड को स्टेबल रखता है। वो एक तरह जी का जी। मेडिटेशन होता है, जो हम्म। आप भले ही बैठकर योगा ना करें, लेकिन आप पैशन के साथ अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा बिताते हैं तो आप बहुत ज्यादा मीन्स आप अपनी तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं पैशन को लेकर के।
जी बिल्कुल। और पैशन को बड़ा गंभीर तरीके से लिया जाता है। मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि हम्म, पैशन का मतलब लगता है कि आप मतलब बहुत उसके भीतर घुसे हुए हैं, बहुत कर रहे हैं। हम्म, मैं तो कहता हूँ कि पैशन से भी पहले शौक, जिंदगी में शौक होने बहुत जरूरी है। कि हम्म, आपको कुछ चीजों का शौक होना चाहिए, चाहे वो आप एक कढ़ाई बुनाई भी करते हैं, चाहे आप एक पेंटिंग करते हो, किसी भी चीज का एक शौक। क्योंकि जो शौक है ना, कई बार आपको आपको बचा सकता है जिंदगी में हारने से, निराश होने से, ना उम्मीद होने से। और ये मेरी जिंदगी में हुआ है। और ये कहानी मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी भी यही है कि मैंने क्यों लिखना शुरू किया। हम्म। तो आप जो कह रही है पैशन क्या है, उसको उससे भी थोड़ा सा अगर हल्का कहते हैं तो बस शौक भी अगर आप अपनी जिंदगी में दो चार पाल लें ना, तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब एक ही उसमें चलते रहने से कि भाई हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये चीज हमें डिप्रेशन की ओर ले ही जाती है। तो इन चीजों है। से जी निकल कर भी हमें दो चार रास्ते ऐसे रखने चाहिए जहां पर हमें पैसे उड़ाने हैं। मतलब ये मैं ऐसे कह रही हूँ कि कहीं अपने ऊपर खुद पर हाँ खर्च नहीं, करना चाहिए, चाहे वो अपना बिल्कुल। पैशन हो चाहे अपने शौक हो। तो जी बिल्कुल। बहुत जरूरी है ये चीजें कि आप अपने साथ समय बिताएं और अपने लिए काम करें। ये आपको मुझे लगता है अवसाद से बाहर निकालने में बहुत मददगार साबित हो सकता है, और आपको बहुत चीजें, और जब आप अवसाद से बाहर निकल आते हैं तो आपको वो खुले हुए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जैसे जो हम एक कहावत है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो आपके पास भगवान 100 रास्ते खोल भी देता है, लेकिन वो रास्ते दिखाई नहीं जी देते जब तक हम उस अवसाद में होते हैं, क्योंकि हमने एक दायरा बनाया हुआ था निगेटिविटी का जिससे हम बाहर जा ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही वो जी रास्ता, बिल्कुल। वो दायरा टूटता है कि हमें सारे दरवाजे दिखाई देने लगते हैं और अपने आप हम आगे चलने लगते हैं। तो बड़ी अच्छी बात हमने यहाँ पर कही, और शायद जो भी हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे होंगे तो इस इनसे जरूर बहुत कुछ सीखेंगे हमारी बातों से। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारी बेचैनियों का सबसे बड़ा कारण है। पेज नंबर 55 में लिखी ये लाइन मुझे दुविधा में डाल रही है कि एक तरफ हम कहते हैं कि बड़ा सोचो बड़ा हासिल करो, ये बिल्कुल विपक्ष वाला सवाल आ रहा है आपके पास सर जी। तो एक तरफ हम कहते हैं इच्छाएं ही बेचैन करती हैं, तो क्या बेचैनी वह रॉकेट है जिसमें बैठकर उस मंजिल को हासिल किया जाता है, जिसके बारे में हमारे दर्शक इसके बारे में हमारे दर्शक विस्तार से जानना चाहेंगे। मुझे इससे एक थोड़ी सी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपटीशन के थ्रू सीखते हैं सर। कहते हैं कि हाँ मुझे इससे आगे बढ़ना है, हम कहते हैं कंपटीशन नहीं करना है, कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो, लेकिन नहीं, वो अपने इर्द गिर्द के बच्चों से करते हैं और उससे तेज भागना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज भी मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये रॉकेट क्या चीज बनती है, मतलब प्रेरणा किससे लोगों को मिलती है, और कैसे क्या निगेटिविटी भी साथ देती है लोगों के आगे बढ़ने पर, बढ़ने के लिए। जी। तो ये तो बड़ा ही दिलचस्प तरीके से पूछा आपने इस सवाल को। जी, मैंने थोड़ा घुमा दिया इसे। नहीं, मैं समझ गया। देखिए ये है कि आप कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा, इसमें विवादास्पद बात हाँ। लगती है। कहा जाता है कि आपको इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा ये कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षाएं आपको जीवन में बेचैन करेंगी। हम्म, अ, तो इच्छा तो होनी चाहिए। देखिए इच्छा कहते हैं कि एक बड़ी ये बचपन में बात सुनी थी कि भाई आदमी तब तक नहीं मरता जब तक उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। है ना, कि अगर उसको है कि मुझे जीने की इच्छा, तब तक कुछ ना कुछ करके उसकी सांस चलती रहती है। जब लोग वृद्ध भी हो जाते हैं, जब मृत्युशैया पे होते हैं, तब भी जब वो इच्छा त्याग देता है कि चलो अब नहीं जीना, अब कर लिया सब जो नहीं करना, तब प्राण निकल जाते हैं। तो इच्छा तो एक फ्यूल है, जैसा आपने कहा ईंधन है, वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है, और अगर आप, हाँ, अगर आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं बिल्कुल सबसे अलग होकर, मुझे लगता है उसमें भी एक तृष्णा है, उसमें भी एक इच्छा है, जहाँ पे आप ईश्वर की खोज कर रहे हैं, कहीं ना हम्म, कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो इच्छा तो है। तो हम्म, इच्छा होनी चाहिए, और बिना इच्छा के आपका कुछ शुरू नहीं होगा, कुछ आप करेंगे नहीं। हम्म, अब रही बात बेचैनी की, तो ये है कि कहा जाता है कि जब एक एक और बात कहता हूँ कि ये किसी ने मुझे कहा था, कही थी बात कि भाई देखो, जिस परीक्षा में, जिस इंटरव्यू में तुम्हारे हाथ पैर ठंडे नहीं होंगे, जिसमें तुमको घबराहट नहीं होगी, उसमें समझ लेना तुम्हारा नहीं होगा। तो ये जो घबराहट है, उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी उसको एक, उसका एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, आपके दिमाग का। जब हम्म, वो आपको एंजाइटी होती है, जब वो बेचैनी होती है करने की, कोई चीज करने की, और ऐसा लगता है कि देखो मैं कर लूंगा, तैयारी करके आया हूँ, लेकिन इसमें बाधाएं आ सकती हैं, तो वो आपके जो फाइट सिस्टम है आपकी बॉडी का, जो ये कहता है कि यहाँ भागना नहीं है। अच्छा, अब ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है फाइट फ्लाइट वाला, जो जनरली ये होता है कि आपको मुश्किल आई तो आप उसे लड़ेंगे कि आप भाग जाएंगे। इंसान दो ही चीज कर सकता है इनमें से, या हम्म, तो भिड़ जाएगा, या तो हम्म, इंसान छोड़ के चला जाएगा। हम्म, तो छोड़ के चले जाने वाला है जो, वो अलग एक एक्सट्रीम है, फियर का, डर का। जो हम्म,
रह जाने वाला है, जो टिक के आगे बढ़ने वाला है, उसके लिए एक मॉडरेट अमाउंट में जो बेचैनी है वो आपके अंदर चाहिए। अगर वो नहीं होगी, इच्छा से शुरू होगा, बेचैनी पर जाएगा। कांस्टेंट अगर आपके पास कुछ ना कुछ बेचैनी नहीं होगी तो आप इनोवेट नहीं कर पाएंगे, आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब इच्छा फिर एक आप आग, उसको आग जाने, जलाती है कि भाई हमें ये जानना है, क्यूरियोसिटी पैदा करती है। ये इच्छा एक आग जलाती है और आपको करना चाहिए। अब रही बात कि गाड़ी चल गई, अब आप उस गाड़ी को चलाते ही रह गए, क्योंकि उस गाड़ी में भी उसकी एक लिमिट है, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितनी किलोमीटर चलनी चाहिए, है ना, किस तरह के रास्तों पर चलनी चाहिए। हम्म। अगर आप उस चीज को सीख नहीं रहे जीवन में चलते चलते आगे, अगर आपने अपनी बेचैनियों को, जैसे मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि एक समय में ऐसा लगा, क्योंकि छोटी जगह से आए थे, छोटे परिवार से आए थे, ये हमेशा से ये थी एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षा थी कि आप कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, हमेशा लगा कि जिंदगी में सबसे टॉप आना है, सब कुछ करना है, तो बड़ी भागम भाग रही है ना, चाहे वो पढ़ाई में कहें या नौकरी में कहें। हम्म। और उसका इम्पैक्ट एक जगह पे जाके हेल्थ पे पड़ गया। उसमें ये हुआ कि भाई आप इतनी मल्टीटास्किंग करने लग गए, इतनी बेचैनी, तो एक वो दौर आया जहाँ पे खुद को बहुत एंजाइटी कह लें, डिप्रेशन कह लें, जो कह लें, असंतुलन हो गया। बीमारियां होने लगी, हम्म। ये असंतुलन हो। तो हम्म। वो समझदारी आपको सीखना बहुत जरूरी है। वहां पे जो है वो अंतर आता है इच्छाओं का और महत्वाकांक्षाओं। तो मेरे हिसाब से जो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि एक उसका नेगेटिव कॉनोटेशन भी है, मतलब कि आप भागते ही नहीं रह सकते। जैसे आपके पास एक बड़े गोल हैं जीवन में, आपने वो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्य तक आप कोशिश कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य है। लेकिन अगर आप उसको एक नेवर एंडिंग बैटल बना लेंगे, आपको हमेशा लगे कि अब ये कर लिया तो ये भी कर लें, दूसरा ये कर रहा है तो हम भी ये कर लें, तो महत्वाकांक्षाओं का जो ये एक वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, वहां पे कर रहा हूं कि आप उसको कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को फीड मत करते रहिए कि आपको कुछ ना कुछ अब और भी करना है, कुछ ना कुछ और भी करना है क्योंकि कोई दूसरा कर रहा है। आपके उद्देश्य से क्या जुड़ा हुआ है, अच्छा जब आप उसको करके करेंगे, जैसे मैंने खुद अपने जीवन में ये पाया कि जब मैं इस तरह से मैंने सोचना शुरू किया कि भाई देखो, सब नहीं बन पाओगे, सब नहीं कर पाओगे, है ना, लेकिन एक उद्देश्य है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम चाहे वो तुम्हारी नौकरी में, तो क्या होता है ना कि जब आप उस उद्देश्य को लेकर एक बड़े गोल पे काम करते हैं, तो सारी चीजें एक साथ आने लगती हैं, तो वो डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। फिर ये है कि आपकी लाइफ में जितना आपको अलग अलग लग रहा है सब कुछ, की नौकरी बिल्कुल अलग है, लिखना बिल्कुल अलग है, वो इतना अलग अलग नहीं है। जैसे मैं अगर आपको, हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, जब मैंने शुरू किया था मुझे लगा कि मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो शायद जैसे आपने कहा कि निचले दर्जे से आ रहे हैं या छोटे शहरों में रह रहे हैं, या जहाँ पे उनको बड़ी परिलक्षित है परेशानियां कि दिख रही हैं हमें और उनको मदद मिलेगी। पर मैं बड़ा गलत साबित हुआ, मुझे लगा कि ये बातें तो उनके लिए भी रेलेवेंट हैं जो सिंगापुर के किसी बड़े ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि अवसाद उनको भी हो रहा है, मुश्किलें उनकी बिल्कुल जिंदगी में है। सही तो कहा। वो चीज ना फिर कनेक्ट हो गई कि हाँ, इतना अलग नहीं है जितना मैं सोच रहा था, कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरा एक बड़ा गोल था, वो मेरी जॉब से भी कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाता है। इसलिए वो अंतर समझना, और वो अगेन अनुभव के साथ आता है, ये है कि कहाँ पर आपकी आएगी, फिर आपको स्वास्थ्य की दिक्कतें होने लगेंगी, रिश्ते टूटने लगेंगे, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई, तो वो बैलेंस आदमी अनुभव के साथ ही सीखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैलेंस सीखना है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में और बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस लेवल को वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बराबर पर कोई ना आ पाए। और फिर वो कुछ हम्म। गलत करना ऐसा शुरू कर देते हैं कि जो बढ़ रहा होता है उसे नीचे खींचना शुरू कर देते हैं, और उनकी गतिविधियां गलत हो जाती हैं। तो जी। ये भावना धीरे धीरे, मतलब ऐसा हो जाता है कि एक यू टर्न आप ले लेते हैं कि जब आप बढ़ रहे होते हैं तब तो आपकी जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में चढ़ रही होती हैं, जो कि लोग सीख सकते हैं आपको देखकर। लेकिन जैसे ही आप यू टर्न ऐसा लेते हैं कि कोई मेरे मुकाबले पे खड़ा ना हो सके, मतलब हम हैं तो हमें ही उस लेवल पे रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट लेवल पे या फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें हमने साक्षात देखी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मनो स्थिति कैसे हो जाती है? हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर एक मतलब एक अच्छा इंसान ही वो इस बुरे विचारों के साथ घिर जाता है। हम्म। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और मैं लग रहा है कि मैं इस चीज़ को अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कि कैसे होता है। तो इसमें मेरे जो विचार हैं बड़े भी कच्चे पक्के से होंगे, लेकिन मैं मुझे जो समझ में आया वो ये है कि
हम जिंदगी में ज्यादातर चीजें जो कर रहे हैं ना, अपनी असुरक्षाओं को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। हम हम्म। जैसे जैसे बड़े हुए हैं, हमने बचपन मान लो गरीबी में बीता, तो हमें लग रहा है हम पैसा कर लें क्योंकि हम गरीब थे। बचपन अगर हमारा हमें माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो हम उस असुरक्षा के साथ जी रहे हैं, हम रिश्तों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। तो आदमी जब बड़ा हो रहा है तो वो सोच रहा है इंसान की अपनी असुरक्षाओं को कैसे खत्म करे। और सच पे ये तो ज्यादातर लोगों के लिए उद्देश्य यही है कि मैं अपनी असुरक्षाओं को खत्म करना चाहता हूँ। इनसिक्योरिटी। आपने कुछ हासिल कर लिया। जी। जब आपने कुछ हासिल कर लिया तो फिर क्या होता है कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि अब आपकी असुरक्षाएं खत्म हो गई, अब आपको अपने आप से पीस हो जाना चाहिए, अपने आप से शांति होनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और संतुष्टि होनी चाहिए कि चलो मैंने कर लिया। होता क्या है कि जब आप कहीं और पहुंच जाते हैं तो आपकी नई असुरक्षा पैदा हो जाती है। और बिल्कुल, अब कोई असुरक्षा मुझसे जो है वो छीन ये न ले नहीं है। जी। जो तो मैंने अब पाया असुरक्षा है। हम्म। नहीं है। हम्म। जी। अब सुरक्षा ये नहीं है कि मैं क्या नहीं हूं। अब सुरक्षा ये है कि मैं जो हूं वो खत्म ना हो जाए कहीं। हम्म। इस सुरक्षा के लिए फिर इंसान ये जो व्यवहार आप कह रहे हैं कि बहुत प्रोटेक्टिव होता है, दूसरों का भी बुरा कर देता है, अब हम्म। मुझे लगता है कि ये पतन का कारण, और इसमें तो कई लोग हैं। तो यहाँ पे जब जो मैंने शुरू से बात करी ना कि देखिए, अब आप अपनी असुरक्षाओं को खत्म करने के लिए आपने किसी चीज पे काम करना शुरू किया, हम्म। आप कौन सा एंगल इसमें मिस कर रहे हैं। जो हमने पहले बात की कि हमें जिंदगी में पहले सीखनी है कई चीजें जो हमने बाद के लिए रखी हुई हैं। तो उसमें जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो वो है कि आप कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। दुनिया जिंदगी जो है सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, जब आपको कुछ हासिल होता है तो आप लोगों को दे कैसे सकते हैं। तो हम्म। ये चीजें अगर आपने शुरू में उस यात्रा में अगर सीखी हैं, वहां तक पहुंचने की यात्रा में, तब तो आप बच जाएंगे। बच तब जाएंगे। आप आपकी भूख कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, और आप तब लगता है कि आपका जो निकास होगा पहुंचने के बाद कहीं, जहाँ पे जहाँ आप दुनिया से बाहर भी जब चले जाएं, तो भी रह गए हैं ऐसे भी लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हो जाते हैं। तो हम्म। ये सीखना भी बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं तक पहुंचे, बहुत मेहनत की आपने, लेकिन रह गया कुछ सीखना आपसे, और इस चक्कर में आप फिर पतन की ओर चले गए। तो ये वही तो बात है ये कि बड़ा कॉम्प्लेक्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मुझे समझ में आया आपकी बातों से कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, ये तीनों पैरेलल लेवल जी पर ही होना चाहिए। और जी अगर आप जी मानसिक विकास करते हैं विचारों का, तो कहीं ना कहीं आपके विचार जो है वो, मतलब आप जब चीजों महत्वाकांक्षा के पीछे भागते हैं तो वो यू टर्न ले सकता है, अगर उस समय फिर आपको ये आध्यात्मिक विकास जो है वो काम देता है। ये पैरेलल है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो उम्र के साथ एक तो अनुभव आता है, अनुभव के साथ महत्वाकांक्षाओं को किस तरह से हमें अब लोगों को, क्योंकि हम जैसे ऑफिसेज में भी आजकल तो पूरा कॉरपोरेट का जमाना है, हर जगह हम ये देखते हैं कि काबिल इंसान ऊपर बढ़ रहा होता है तो वो ऊपर वाला उसे दबाने की कोशिश करता है। तो अब वो जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए हमने ये किताबें बनाई हैं कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना है, अब वो किताबें बढ़कर अब इस चीज का सामना कैसे करे कि कोई ऊपर से है जो उसे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहा है। तो ये चीज जो है वो बड़ी जानने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए कि उस समय वो क्या करे। तो चलिए, हमने ऊपर वाले का तो बता दिया अभी कि मतलब आध्यात्म से वो जुड़े और वो देना सीखे, लेकिन नीचे वाला इस जी चीज को अगर वो दे नहीं रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करेगा? जी। ये तो और भी कठिन सवाल है, लेकिन माफ करिएगा, मेरे इसका सवाल बढ़ते इसका जा रहे इसका 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 मुझे लगता है जो सवाल ये है कि जब आप सीख कर आगे बढ़ते हैं, हैं। जब जब आप सीख रहे हैं और उस तरह से आपका विकास हो रहा है, तो हौसला आता है आपके अंदर। और आप एक एक गोल जो है, देखिए, चाहे वो किताबें पढ़कर या आप काम करके या सीख के, मैं आप जो सीख रहे हैं जिंदगी में, ये डिस्कशन भी जो कर रहे हैं, उससे ये गोल ये भी है कि आप जब सीख लें तो फैसले बेहतर लेना कैसे सीखें, है ना। तो ये सबसे बड़ी ताकत आप सीखते हैं कि आप सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और अगर आपने सही से अपनी यात्रा यहाँ तक पूरी की, जहाँ आपको लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं किसी चीज को, यू शुड फाइट फॉर इट, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो सबसे बड़ी जरूरी है। और वहां पे आपका जो दूसरों के लिए करने वाला एंगल है वो भी आता है। वो ये है कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप परिवर्तन की ओर नहीं अग्रसर होंगे और हौसला करके कुछ नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा कि यही तरीका बन जाएगा चीजों के चलने का, है ना। तो मुझे लगता है कि जब, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत पीछे से चल कर आया हूँ और मुझे और आगे जाना चाहिए, कोई मुझे आगे वाला दबाना चाहता है, तो प्रतिरोध भी जरूरी है। जिंदगी में आप सीख रहे हैं जहां तक,
चीजों को सीखने के साथ, सहजता के साथ, लेकिन आप जिस तरह से भी कर सकते हैं, एक प्रतिरोध करना भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कई लोग अपनी बात इसलिए भी नहीं कह पाते कि वही बात है कि अब वो सीख गए कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा कि मुझे जो डर लग रहा है वो डर शायद सच का डर नहीं है, और मेरे में वो छिपी हुई एक ताकत है कि मैं प्रतिरोध कर सकता हूँ, चाहे जिस तरीके से करूँ। तो फिर से वही बात है कि किताब वहां पे भी आपको मदद करती है, जो दूसरों के अनुभवों से सीखने की बात। आखिर आप कॉर्पोरेट में देखें तो ऐसा जो आप उदाहरण दे रही हैं वो होता तो बहुत लोगों के साथ है, पर कई लोगों के पास उसका इलाज है। वो चाहे वो लड़के आगे बढ़ते हैं, चाहे विकल्प वो कुछ ढूंढ भी लेते करके करते हैं, लेकिन हाँ, विकल्प निकल आता है उसका भी, है ना। तो मुझे लगता है कि वो वही फिर वही बात है कि सीखने वाली जो बात है उसमें आप कितने आयाम आपने सीखे और कितने रह गए हैं अभी। तो अगर उस चीज को का सीखा जाए आप तो इस्तेमाल रास्ता निकल करते हैं। आता है। हम्म, कितनों का आप इस्तेमाल करते हैं जो जी। आपने सीखा है। जी बिल्कुल, बहुत सही जी जवाब दिया, बिल्कुल। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर कि अक्टूबर 2018 में जापान की राजधानी टोक्यो का एक किस्सा या आप बीती आपने अपनी पुस्तक में साझा की, और उस घटना को दर्शक आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। मैं तो पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जुबानी उस घटना के बारे में बताएं और आपने क्या सीखा उस घटना से। जी शुक्रिया जिक्र करने के लिए। खैर बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। तो अ, किताब में जो लिखी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैं टोक्यो में एक क्लाइंट मीटिंग के लिए गया हुआ था, और वहाँ पे वही चल रहा था जो मैंने आपको पहले बताया कि बड़ा सब कुछ कर लेना है, सब जगह अच्छा होना है। और मुझे लगता है मैंने अपने आप को काफ़ी थका दिया उस चक्कर में। और फिर एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे था, और ट्रेन आनी थी जहाँ से पकड़ के मुझे क्लाइंट के लिए एक मीटिंग में जाना था। और एकदम से मुझे लगा मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और फिर जो मुझे दिखा वो था कि मैं एक बेंच पे लेटा हुआ हूँ, और कुछ लोगों ने मुझे उठाया और पानी के छींटे वगैरह दिए, और वहां से मैं फिर मेरा होटल पास में ही था तो मैं होटल आ गया। तो आपने सुबह से कुछ खाया नहीं था? नहीं, खाया भी था, मुझे बस कुछ स्ट्रेस था, और ऐसी कहें एंग्जाइटी कहें या जो भी था, तो अब हीमोग्लोबिन कम हो शरीर। गया था? हाँ। हाँ। अब पता नहीं उस समय क्या हुआ, लेकिन बस ये था। खैर उसके बाद की भी कहानी है जो सब मैंने किताब में लिखी नहीं है बात। हम्म। तो वहां से फिर मैं आ गया, और उस शाम को मुझे बड़ा, एक तरह से सोचिए कि कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने मेरे से बात की, या कुछ इस तरह का एक इंट्रोस्पेक्शन मुझे हुआ, जहाँ पे मैंने जो होटल के छोटे पन्ने देते हैं वो कुछ नोट्स वगैरह लिखने के लिए, उस पर कुछ कुछ लिखा। और बिना सोचे मैंने हिंदी में लिखी बातें उसमें, और बहुत देर लिखता रहा, घंटों बैठ के मैंने उस पर कुछ कुछ बातें लिखी। और उसको चिट्ठी कह लें, जो भी कह लें, या जो भी था, तो लिखा मैंने। और उसके बाद जब मैं वापस आ गया, अगले दिन ही फ्लाइट पकड़ के मैं वापस सिंगापुर आ गया। तो बड़ा उस समय से, उसके बाद से तबीयत खराब सी लगी, बड़ा सर में चक्कर आते थे, सर दर्द होने लगा, ये सब हुआ। तो खैर डॉक्टर के यहाँ गए तो तरह तरह की बातें हुई, ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, एमआरआई करा लो, सब कुछ हुआ उसमें। परिवार भी परेशान हुआ, हम भी परेशान हुए। तो ये जो यात्रा थी जहाँ पे ये मुझे लगा कि भाई मैं एक धाराशायी पेड़ की तरह गिर गया जमीन पे, और वो एक दृश्य जो मेरे दिमाग में छपा, तो मुझे लगा कि ये जो दौड़ है कुछ कुछ ज्यादा निकल गए हैं आगे इसमें, और भागते ही रहे, रुकने का थोड़ा सा समय आ गया है, सोचने का कि आखिर क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इसमें तमाम चीजों से आप गुजरे, क्योंकि आपके दिमाग में फिर बात होगी कि भाई आप नहीं रहोगे तो क्या होगा, बच्चे हैं, परिवार है, हर तरह का जो डर होता है जिससे आप गुजरे। और वो जो लिखने वाली बात थी, तो उसके बाद कोविड शुरू हो गया, तो मैंने कुछ चीजें वहां से लिखकर, और वो जो पत्तियां जो लिखी थी मैं ले आया था, उनमें से कुछ चीजें लिखकर इंस्टाग्राम पे मैंने डालना शुरू किया। उसमें तो कुछ 200-400 मेरे अपने दोस्त ही, मेरे फॉलोअर्स हैं, मैंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक कर दी। और अब कोविड की टाइमिंग कह लें या जो भी कह लें, उनमें से कुछ एक आध बातें जो थी वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी, तो थोड़ा एक आध पोस्ट वैसे वायरल से हो गए या कुछ हुआ। तो उसमें एक लाइन लिखी थी मैंने कि सुबह की छांव देखकर निराश होने वालों, घर के कुछ हिस्सों में धूप सिर्फ दोपहर में आती। तो बात इसमें धैर्य की थी कि भाई जो आपके साथ अभी नहीं हो रहा है बाद में हो जाएगा, आप वेट करें, धैर्य रखें। अब ये करके मैंने डाल दिया। डालने के बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद मेरे पास, हफ्ते भर के बाद, एक इनबॉक्स में मेरे मैसेज आया। तो उस संवाद में किसी ने राजस्थान में बाड़मेर करके एक जगह है, वहां से किसी युवक ने मुझे एक पोस्ट किया, वही फोटो उसी चीज की जो मैंने कागज पे लिख कर डाला था, ये वाली लाइन भेजा। और उसने कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये आपकी लिखी हुई लाइन है, और मेरे साथ कुछ ऐसा जिंदगी में चल रहा था कि मैं आत्महत्या करने का विचार कर रहा था, और आपकी ये पंक्ति मुझे किसी के व्हाट्सएप के स्टेटस पे दिखी, और ये पढ़ने के बाद मैंने वो विचार त्याग दिया।
और इसलिए मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आप मेरे लिए भगवान की तरह, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी। तो खैर मैंने उनको दो चार संवाद वहां से भेजे और जो भी हौसला दे सकता था वहां से दिया। तो मुझे जो दो दृश्य थे, एक तो ऐसा लगा कि कोई युवक लटक रहा है कहीं, है ना, पंखे से लटकने वाला है, मान लीजिए, मेरे दिमाग में एक दृश्य आया। एक दृश्य आया कि मैं किसी 5 सितारा होटल में बैठा हुआ हूँ और कुछ लिख रहा हूँ, जो होटल में, जहाँ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, या जो भी, जो दोनों दृश्य जब मैंने एक साथ देखे, एक स्क्रीन पे देखे, तो मुझे लगा कि ये करना है मुझे। आपकी क्योंकि अवेकनिंग हुई है। जी, तो मुझे लगा कि ये जो इम्पैक्ट की डेफिनेशन मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा बचपन से जो सीखी है, वो गलत है। इम्पैक्ट की डेफिनेशन ये नहीं है कि बहुत पैसा कमा लिया, किसी को बहुत पैसा दे दिया, किसी को कुछ कह दिया। आप चाहे जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे वो लिखना है, कुछ कहना है, अगर सच्चे दिल से अगर आपने कुछ किया है या कह रहे हैं, तो शायद उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये कहानी बहुत जरूरी है, इसलिए उस किताब में लिखी भी मैंने, क्योंकि यही कहानी इसी से शुरुआत हुई मेरे लिखने वाली जो यात्रा है। और अभी सच कहिए तो बहुत छोटी यात्रा, अभी इतना तो कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन वो जो, इससे जो संतुष्टि मुझे मिली और जो चीज मुझे ऐसा समझ में आया, जैसे लगा, कहते हैं ना कि आपको लगता आपको है किसी ने अपना बना के भेजा उद्देश्य कर। मिल गया कि आप किस जी लिए इस धरती पर आए हैं। जी, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे सुना ही था कि आपको बना के भेजा गया ऐसा कुछ करने के लिए। तो वहां से ये यात्रा लगी और शुरू हुई। और आज भी सच पूछिए तो मैं जैसे इंस्टाग्राम है या कुछ भी है, इसमें कोई कमर्शियल पर्पस कुछ नहीं है। मैं बस लिखता हूँ जितना वक्त निकल पाता है। अगर कुछ इस तरह के किस्से मेरे पास आते हैं, और कई किस्से आए उसके बाद, तो मैं उनसे बात करता हूँ, अगर कभी कॉल भी कर लेता हूँ, कभी एक ऑडियो मैसेज भेज देता हूँ किसी को। तो ये कहानी मुझे लगता है कि बड़ी जरूरी थी घटित होनी। तो इससे शायद और कई लोगों के साथ, जो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ होता है ऐसा कुछ जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये अवेकनिंग है, वो होती है जब ईश्वर किसी से अपना काम करवाना चाहता है या उसे उस लाइन मतलब मकसद में लगाना चाहता है, तो वो इस तरह की घटना उसके साथ होती है। एक जी किस्सा है, थोड़ा सा मैं साझा करना चाहूंगी अपनी, आपकी बातों से मुझे याद आया। और ऐसा हुआ था कि मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और उस समय मेरी एक फ्रेंड थी जो मतलब उसकी घर की परिस्थिति बहुत खराब थी। तो जहाँ हम ट्यूशन पढ़ते थे, तो वहां पर जो सर थे उन्होंने उस लड़की को पढ़ाने का काम दे रखा था ताकि वो सर उसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। तो मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं भी पढ़ाऊंगी, जबकि मेरे घर की माली हालत ठीक थी, मतलब हमारे पापा अच्छे से काम कर रहे थे और सब कुछ ठीक था। तो मैंने कहा मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, और विचार आया कि मैं हिंदी पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है। तो मैंने सर को दो फुल स्केप लेटर लिखा इतना बड़ा, और उसमें मैंने सब कुछ लिखा कि हिंदी मुझे पढ़ानी है, ये करना है, वो करना है। और सर जब उन्होंने पढ़ा तो वो हंसने लगे, कहते अनु, मैंने इसलिए उसे जॉब दिया है क्योंकि उसे जरूरत है। और रही बात तुम्हारी कि तुमने लेटर तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये है कि हिंदी कौन पढ़ता है, ट्यूशन यहाँ पे कौन लेगा हिंदी का, ये मतलब यहाँ पे नहीं चलेगा, लोग मैथ्स और साइंस और इंग्लिश का ट्यूशन लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हुई कि मैंने ये क्यों किया। लेकिन फिर मुझे लगा ठीक है। फिर जब मैं यहाँ आई और यहाँ पर आने के बाद हिंदी पढ़ाना शुरू किया उनको, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भावना कहीं ना कहीं मेरे अंदर छिपी हुई थी और इस वजह से भगवान ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। और जब धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते, जैसे कि आपने कोरोना वाली बात बताई कि आपके साथ जिस तरह की अवेकनिंग हुई है, कुछ ऐसा ही अनुभव मैंने खुद अपने साथ किया है इस कोरोना काल में ही। कि अचानक से मुझे ऐसी किक लगी कि मैं लिखती थी, थोड़ा बहुत तो लिखती थी, लेकिन ऐसा नहीं लिखती थी कि पब्लिकली पता चले। लेकिन जी मैंने लिखना शुरू किया, और वो भी इतने बड़े बड़े डाउनलोड्स आ जाते थे कि मतलब मैं लिख रही हूँ, कहीं पे भी कुछ डिलीट नहीं कर रही हूँ, जैसा लिख रही हूँ वही प्रस्तुत कर रही हूँ, पूरी इतनी लंबी लंबी कविताएं मैं लिख कर डाल रही हूँ फेसबुक में और इंस्टाग्राम में वीडियो बनाकर, और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक्स बन रहे हैं, और फिर वैसे ही लोग जुड़ना शुरू हो गए। पूरा फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा ऐसे ही लोगों से, लेखकों से और या लेखन से जुड़े हुए लोगों से भर गया। और धीरे धीरे वो लोग मुझे अप्रिसिएट करने लगे और कहीं अवार्ड देने लगे, ऐसा कुछ होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी जल्दी ही 1 साल में ही मेरे हाथ में विश्व साहित्य सेवा संस्थान आ गया और मुझे मेरा मकसद दिखाई देने लगा। ये जो कोर्स है कि मुझे इंटरव्यू लेना है या जर्नलिज्म का कोर्स, बहुत पहले 12th के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद जस्ट एक पेपर में मैंने देखा कि यहाँ पे एक कोर्स हो रहा है, मुझे वहां पर करना चाहिए, और वो कोर्स था 3 महीने का। वो मैंने किया और मैंने कहा मुझे न्यूज रीडर बनना है। तो उस समय पिता, जैसे ही न्यूज रीडिंग का कोर्स खत्म हुआ, पिताजी ने शादी कर दी, फिर परिवार आगे बढ़ने लगा और वो न्यूज रीडर का कहीं भी वो काम दिमाग से निकल गया।
लेकिन यहाँ आने के बाद जब विश्व साहित्य सेवा संस्थान मेरे हाथ लगा और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इंटरव्यू लेना है, और वो सारी कला जो मैंने सीखी थी वो अब इस्तेमाल हो रही है। तो ये करीबन 20 साल के बाद इन चीजों को करना, और जो मैंने 20 साल पहले लिखा था कि मुझे हिंदी सीखना मतलब पढ़ाना है, वो घटित हुआ। मुझे न्यूज रीडर बनना है, कुछ ऐसा काम करना है कि मैं मतलब इंटरव्यू वगैरह ले सकूं, वो 20 साल के बाद घटित हुआ। तो कुछ ना कुछ मतलब कोई प्री प्लान कर रहा था या मेरे लिए, या मेरे दिमाग में इस तरह की उपज आई और फिर मैं यहाँ तक पहुंच गई। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने कहा मैं आपसे साझा करूं इस बारे और मुझे लगता है कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, लेकिन कई बार हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ हो भी तो आप उस चीज़ को उस तरह से नोटिस करें और फिर उसके बाद आगे उसको फॉलो अप करें। एक ये चीज़ भी है, और मुझे लगता है कि इसमें भी वो जो हम कह रहे हैं ना कि आपने क्या सीखा है और ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं, कई बार आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, वो चीज़ें भी लेकिन जुड़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे आपने जब सबसे पहला सवाल जो पूछा था वो ये था कि क्यों लिख रहे हैं और क्या, क्यों किताब क्यों लिखी में। और क्यों लिखना शुरू हुआ, तो मैंने कहा कि वो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो एक छोटी छोटी चीजें जैसे संवेदना भी अब याद आता है कि बचपन में इस तरह का था कि जैसे मैं देखता था अपने आसपास के लोग, छोटे शहर में थे तो कोई अक्सर ही कोई भीख मांगने में आ गया, कोई कुछ मांगने आ गया, हम्म, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, चावल दे दो। हम्म, और मैं देखता था कि आसपास के लोग इतने इस चीज को लेकर, मतलब उनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। हम्म, और अब मुझे बड़ी वो अब संवेदना जब याद आती है तो मुझे लगता था कि ऐसा लगता था कि मैं कुछ घर से उठा के दे दूं, हम्म, या बड़ा दुखी सा हो जाता था मुझे। मैं अपने अपने बचपन की तस्वीर अगर मैं अपने दिमाग में बसाऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा दुखी था इस चीज को लेकर। बाकी आसपास के लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो जो एक बहुत संवेदना दयालु कहीं, थे आप। हाँ वो एक, अच्छा मुझे लगता है कि ऐसा मेरे दादाजी थे बहुत, और मेरे पिताजी भी हैं काफी, सोशल, उनका एक अपना एंगल रहता है लोगों को मदद करने वाला, तो शायद परवरिश से आया है, जीन्स से आया है, जो भी हो सकता है। तो वो जो एक संवेदना शुरू से साथ चलती रही है, अब जाके वो इन चीजों का आकार ले रही है, और ऑफ कोर्स उसके बाद आपके पास जीवन में घटनाएं होती हैं जो आपको हम्म, उस चीज की ओर लेकर जाती हैं। तो बड़ी प्यारी कहानी आपने अपनी भी सुनाई, तो जी वो हम लिखते धन्यवाद। रहें। तो ये जी। अवेकनिंग की जो ये परिभाषा है वो मैंने भी जानी है अपने जीवन से। तो चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि मेरे अंदर की भी कहानियां बाहर निकल रही हैं। तो अब नमस्ते। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर कि मन सोचना बंद नहीं करता। ओवर थिंकिंग, नो डाउट मैं भी ओवर थिंकर हूँ और बहुत सोचती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सोचना कम कर दिया है। तो इस पर किस प्रकार काम करना चाहिए, आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं। जी वेल, सबसे पहले तो ये कि मैं भी ओवर थिंकर हूँ। तो मैं हर चीज को बहुत ज्यादा सोचता हूँ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में प्रॉब्लम है। अगर नेगेटिव नेगेटिव भी सोचूंगा ऑफिस वगैरह के काम को लेकर कभी, तो बहुत ज्यादा सोच जाऊंगा आगे तक। और पॉजिटिव भी जब सोचता हूँ तो बहुत ज्यादा सोच जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से कुछ संवेदनाओं को, दूसरों की संवेदनाओं को एकदम इतना गहरा महसूस करना कि आपको खुद को असर पड़ रहा है या कुछ इस तरह। तो ओवर थिंकिंग का के दो दो पहलू, एक तो ये हो गया कि थ्योरेटिकली इसको आप कैसे करेक्ट करें, जो आपकी फाइन ट्यूनिंग, आपके दिमाग में जो चीजों को लेकर कॉन्सेप्ट है, तो इसका तो इलाज वही है कि आप पढ़ना, समझना, दूसरों के अनुभवों से कुछ गूढ़ चीजों को समझना कि कैसे काम करती है। और उसको अगर बहुत सरल तरीके से कहा जाए तो ये कि कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट जिसको आप अपने दिमाग में बसा के, जैसे मैं, मुझे किसी ने, मेरी मेरी जॉब में किसी सीनियर ने मुझे ये बात कही थी कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास इस समय कुछ चल रहा है जीवन में जिसको लेकर तुम सोच रहे हो, तो तुम उसके बारे में कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हम्म। ठीक है, अब सवाल ये पूछो, अगर कर सकते हो तो कर दो, और नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं सोच के। तो ऐसी छोटी, मतलब एक बहुत सरल सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, और बहुत क्रूड उदाहरण है, लेकिन कई हम्म, बार ऐसी चीजें भी आपके साथ चिपक जाती हैं, आपके दिमाग में आकर। मुझे बिल्कुल। लगता है कि मैं कम से कम नौकरी में खासकर, ये वो एक जो सेंटेंस किसी ने मुझे कहा, वो मैं कई बार इस बात को रिफ्लेक्ट करता हूँ, सही तो कह रहा था यार कि, और अनुभवी आदमी था, सही कह रहा था। अब जो इसका दूसरा प्रायोगिक पहलू है वो ये है कि आपको, हमने इस पे पहले भी बात की कि हर चीज एक प्रैक्टिस है, जैसे कि जीना सीखना, कि जीना कैसे है ना। तो उसमें आपने बड़ी अच्छी बात पहले बताई कि तीनों चीजें आपकी मानसिक तौर पे, पैरेलल। और सब चीज, सारे सारे आयाम एक साथ आने चाहिए आपके, और हम्म, सब कुछ सीखना चाहिए, पैरेलल लर्निंग होनी चाहिए। तो उसमें आप जब ये भी सीखना है तो ये भी एक उसका एक प्रोसेस कह लीजिए जो भी है। तो उसमें कई चीजें हैं जो प्रायोगिक तौर पे आप कर सकते हैं। लोग कहते हैं जैसे कि अगर आपने सब कुछ कागज पे लिख दिया तो वो कागज पे रह जाता, आपके दिमाग से निकल जाता, तो सोने से पहले आप हर चीज को
जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उस चीज को हम्म। कागज पे लिख। हम्म। एक तो ये बात हो। दूसरा एक है कि आप हर चीज को रिएक्शन की तरह जीना बंद कर दीजिए। मतलब कि जो हम अक्सर जिंदगी प्रतिक्रियात्मक तौर पे जी रहे हैं, कि हमें लग रहा है कि अच्छा ये घटना घट गई, अब इसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं मैं दे सकता हूँ। उन सारी प्रतिक्रियाओं को आप संभावना बना के देख रहे हैं, है ना। तो अगर आप इन चीजों को लिस्ट डाउन करेंगे तो कहेंगे कि ये घटना मेरे जीवन में होगी, इसकी क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती हैं। अगर थोड़ा सा मनन करें इस पे रोज, मान लीजिए कि लेकिन मैं पांच एक मिनट बात कहना बचते हैं। चाहूंगी, प्रतिक्रिया तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो इसमें सीखना मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर समझिए कोई मर्डर हो गया और हम कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं नॉर्मल करिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मीन्स आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी। लेकिन मतलब आपका मर्डर वाला जो उदाहरण है वो तो बड़ा एक्सट्रीम उदाहरण हो गया। तो उसमें क्या है कि अ, देखिए मैग्नीट्यूड भी तो मैटर करता है ना, कि आपके साथ जो घटना हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके हिसाब से आप रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन हम क्या हो रहा है कि अगर आप, एक हुआ कि आप प्रोएक्टिव लिविंग जिसको कहते हैं, है ना। हम लोग रिएक्टिव लिविंग, क्योंकि जैसे मैं, कोई आपसे कुछ कह के चला जाता है, कोई आप पे गुस्सा कर लेता है, कोई ऐसी बात कहते हैं जो आपको पसंद नहीं होता, हम्म। आप तुरंत उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। और कई बार उस प्रतिक्रिया को लंबा खींचते भी हैं कि इसके आगे अब और क्या, मैंने हम्म। ये बोल दिया लेकिन रह गया, अभी ये बोलना था, अभी ये और कहना था, है ना, हम्म। ये और करना चाहिए था। हम्म। तो इस चीज को आपको सीखना है, अनलर्न करना है। और उसके लिए क्या है कि आपको जगह बनानी पड़ेगी जीवन में उन चीजों की जो आप प्रोएक्टिवली करते हैं। मतलब कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है ना, उस तरह की कुछ बात है इसमें। हम्म। इसमें है कि अगर अपने आप को प्रोएक्टिवली बिजी रखेंगे उन चीजों में जो आप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने कुछ किया उसके जवाब में आप कर रहे हैं। तो हम्म। आप जब इस समय अगर आप मुझे देखें तो मैं कि आप प्रोएक्टिव लिविंग जब करते हैं, जब आप अपने जीवन में, समय तो उतना ही है, हमने जैसे पहले बात करी, अगर आप उनमें स्थान बना देते हैं कि भाई देखो, मैं अब 5 बजे सुबह उठूंगा, तो मेरे पास दायित्व, उत्तरदायित्व है एक लिखने का। मुझे लगता है लोगों के लिए कोई पढ़ेगा, इसलिए मुझे लिखना है, मेरा काम है। थोड़ा समय मैं अध्यात्म के लिए निकालना चाहता हूँ। फिर हमने बात करी इनर सर्कल की, आउटर सर्कल की, चॉइस ऑफ सर्कल की, कि भाई हम ऐसे लोगों से ही मिलेंगे। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी आप जैसे तैसे नहीं भाग रहे हैं अफरा तफरी में, कि आपको छोड़ दिया गया है तो अब आप जो जो मिल रहा है उसका रिएक्शन देते जा रहे हैं। और हम लोग, बहुत ज्यादा लोग ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अब उसको आप फिर वही जोड़ के देखें कि आपका कोई पैशन है कि नहीं, पर्पस है कि नहीं। तो जब आप एक पर्पस बेस्ड प्रोएक्टिव लिविंग में जाते हैं ना, तो आपके पास समय ही रिएक्शन के लिए बहुत कम बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या करते हैं कि उन चीजों को अपनी प्लेट से हटाना शुरू कर देते हैं। तो वही है कि आप जगह भरनी शुरू करें ऐसी चीजों से जो आप करते हैं, तो आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और ये प्रतिक्रियाओं, जो आपका मूल सवाल था वो ये था ओवर थिंकिंग का, इसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। क्योंकि आपकी जो रिएक्शंस हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। आप उस चीज को, कुछ लोग हैं ना, जैसे अब अनबन हो गई तो 4 दिन तक बात ही नहीं करेंगे। अब आप समझिए कि आप कितना बोझ लेकर उसको चल रहे हैं, और उस 4 दिन में, आप उन 4 दिनों में तो आप सोच ही रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं सोच करके। बिल्कुल। तो अभ्यास की बात है, उस अभ्यास करके आप जगह बनाइए कि जहाँ पर आप प्रोएक्टिव लिविंग आपकी ज्यादा है, जो चीजें आप अपने मन से करना चाहते हैं, बल्कि ये नहीं कि किसी के जवाब में। एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है कि शायद कभी मैंने ओशो की लाइन सुनी थी कि जब इंसान पैदा होता है तो उसे सीखना नहीं पड़ता है कि मतलब जानवरों को नहीं सीखना पड़ता है कि चीजें जिंदगी कैसे आगे बढ़ानी है, और हम्म। जिंदगी से जिंदगी को और दूसरी जिंदगी को कैसे पैदा करना है। मनुष्य को भी ये चीजें नहीं सीखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी बैलेंस मुझे ऐसा लगता है कि हर समय इंसान को सीखना पड़ता है कि हम्म। कोई भी एक्शन रिएक्शन सब कुछ अंदर होता है। हर चीज इंसान जानता है कि खाना उसे खाना है, मुंह से ही खाना है, चबा कर खाना है। लेकिन फिर भी उसे कितना खाना है कितना नहीं खाना है वो अनुभवों के हिसाब से सीखते हुए चला आता है। फिर हम्म। उसे कोई भी काम करना है जो कि उसके जीवन में आता है, चाहे वो आ, बच्चे पैदा करना हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे भ्रमण करना हो, चाहे सोचना ही क्यों ना हो, उसमें एक संतुलन पैदा करना ये सीखना ही पड़ता है इंसान को। जी। और ये तो हमारा बायोलॉजिकल डिजाइन है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो जो, वही बात जो आप बता रही हैं जानवरों की, या हम्म। कि मनुष्य की, और ये शायद मुझे लगता है सदगुरु की किताब में पढ़ी है मैंने भी। हम्म। तो उन्होंने ये लिखा है कि अगर मुझे सही से याद है तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी सोचने की शक्ति है वो मनुष्य को बाकी जानवरों से अलग करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपका, जो जो दिमाग के जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जो जो हम्म। बातें होती हैं कि आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स और व्हाट्सएवर जैसे कैसा डिजाइन हुआ है, आप बायोलॉजिकली इवॉल्व कैसे हुए हैं,
हम्म। उसमें जो सोचने की ताकत है वो आपका मेन अंतर है हम्म। दूसरी प्रजातियों से। हम्म। और यही आपका दोस्त है, यही आपका दुश्मन है। दुश्मन है, तो सही। तो इसको बैलेंस तो सीखना पड़ेगा, इसको लगाम में रखना, इसको प्रैक्टिस चाहे आप वो मेडिटेशन से करें या स्पिरिचुअलिटी से करें, जैसे करें, अगर आप ये नहीं सीखेंगे कि ये सोचने की शक्ति को कैसे उपयोग करना है, तो इससे तो फिर बहुत सारी मुश्किलें हो वही सकती है हैं। कि आध्यात्म ही इसमें भी साथ देता है, कि जैसे कहा वो है, एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार जी जी। सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो हम्म। बिल्कुल वो भी सीखना ही पड़ता है, और वो उम्र के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अनुभवों के साथ ही आता है। तो हर परिस्थिति में हम, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। आपकी जितनी जी ज्यादा संवाद अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, जितना ज्यादा संवाद होगा उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे, जी बिल्कुल। ज्यादा सीखेंगे। और ये चीज मैंने भी अनुभव की है कि अ, बहुत जितनी क्लोजनेस होती है आपकी रिश्तों में, चाहे आप जो इंटरनल रिश्तों की बात कर रहे हो या एक्सटर्नल रिश्तों की बात कर रहे हो, तो जितना ज्यादा क्लोजनेस होती है उतनी ही ज्यादा आप चीजें सीख पाते हैं कि आप कितने डीप गए हैं उससे। और फिर निकलने के बाद आपको जब अटैचमेंट हैवी होता है तो डिटैच होने में आप बहुत चीजें सीखते हैं। और जी सही वही बात। अनुभव सबसे ज्यादा मैटर करता है मुझे लगता है। तो जरूरी भी है कि आप डीप जाएं भी और फिर उससे डिटैच हों भी, और वो डिटैचमेंट अपने आप उम्र के साथ आता है, या जी बिल्कुल। वही कि धोखे खाकर आता है। कभी कभी इंसान धोखा भी खाता है और फिर उससे सीखता है। और हाँ मतलब हर तरह के अनुभव जो हैं वो फिर एक साथ जब आते हैं ना, तो हम्म, वो बेहतर जिंदगी जीने का जो जो आप कह लें कि जो भी नुस्खा है कि वो कहाँ बिल्कुल से आता है, वो बिल्कुल। आपके अनुभव के साथ आता है। और ये ओवर थिंकिंग का जो मैटर है, मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन आपके लिए कितना मैटर करता है, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। और अगर वो मैटर ही नहीं करता तो आप सोचते नहीं, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपके का इंटरनल रिलेशन हो कि आपके माता पिता के साथ, या जैसे आपने बताया कि माता पिता के साथ नहीं जमती है। नो डाउट मेरा भी बहुत बार झगड़ा हुआ है मेरे मम्मी पापा से। और और इस चीज को लेकर होता है कि मतलब वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, शायद मैं उस पर खरी नहीं उतर पाती। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप मतलब मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं। लेकिन शायद वो भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन मैं लड़ जाती हूँ, जो कि गलत है। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब बचपना छोड़ना चाहिए, अब लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम्म। पता नहीं कि कब क्या हो जाए। सो मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है आई थिंक। अगेन रिश्तों की जो बात है वो बड़ी कड़ियाँ जो हैं जो उलझी हुई हैं, बड़ा मुश्किल सा है इसको इसको सब समझ पाना और सब एकदम बिल्कुल सही तरीके से कर पाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज़ें आपको बहुत नेगेटिव तौर पे अगर मान लीजिए कि जिनका असर पड़ता है, आप थिंकिंग ओवर थिंकिंग कह लें या जैसे भी, उसका वही मैंने जो कहा कि उसकी जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो जो नेगेटिव आपका जो रिएक्शन है या जो कंसीक्वेंस है, उसकी अगर आप थोड़ी सी उसका रंग फीका कर दें अपनी तस्वीर में, तो जिया जा सकता है उसके साथ भी, है ना। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि उनको लगता है कि देखो यार सब परफेक्ट नहीं है, तो अब तो छोड़ जाना, खत्म कर देना, हम्म। वही वही एक रास्ता बचा है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े ठीक है, तो मतलब हर चीज तस्वीर में तो परफेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जीना और सीखना लेकिन भी मुझे है। यहाँ ये चीज अभी और एक निकल कर आई कि लोग आपको एक स्टैंप लगा देते हैं, आप ऐसे ही हैं। फिर आप जी समझदार भी बन जाएं तो भी मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे आप। ये वो लोगों के लिए सुविधाजनक होता है, और उसमें क्या है कि उनके अपने सबके पूर्वाग्रह होते हैं ना, कि हम्म। आप कहाँ से, आपकी हर चीज के दिमाग में एक परिभाषा बनी हुई है कि आपने जिस तरह की कहानियों से आप गुजरे हैं, जिस तरह के लोगों से आप मिले हैं, जिस तरह के अनुभव आपके हुए हैं, उस हम्म। हिसाब से आपने हर चीज की एक परिभाषा कहीं ना कहीं कैटेगराइज की हुई है, और उसमें आप चाहते हैं लोगों को फिट कर दिया जाए। तो वो करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे मैं आप जैसे बता रही थी, दिलचस्प बात मुझे भी समझ में आया कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे बड़े भैया हैं, दीदी हैं, और मुझे भी अक्सर अभी ये कह दिया जाता है किसी बात में कि अरे तुम तो ये तो बड़ा लापरवाह है, या हम्म। या ये ना कि आप ये अच्छा नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम नहीं तो कई बार वो प्रेम भाव से भी है, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि हम तो सही कह रहे थे यार। तो चाहे वो पेरेंट्स की बात कह लें, उसी तरह से ऑफिस में अगर आप देखें तो जो ग्लास सीलिंग की बात करते हैं, या जो लोगों को एक लेबल कर देना कि तुम टाइटल तुम्हारा ये है तो तुम इस तरह की चीज नहीं सोच सकते, ये हम्म। इस तरह का इनोवेशन नहीं कर सकते, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज का जो है वो नेगेटिव होता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हर आदमी की अपनी इनसिक्योरिटी है, अपनी असुरक्षाएं हैं, और उनको बचाने के लिए हम दूसरों को लेबल करते हैं। हम्म। बट यही है कि ये सीखना स्टूडेंट्स भी आजकल बहुत फेस कर रहे हैं, स्कूल जी में भी। जी
ये लेवल कर दिया जाता है कि नहीं इसके तो इतने ही मार्क्स आएंगे या ये इसी तरह का है, ये मतलब एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है उसे, और जी उससे जी निकल पाना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जी, सही कह रही हैं, और और ये वो एकदम लड़ बदलना। लड़ रहा होता है उस स्ट्रगल के साथ में। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं कि जी मतलब उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो वो छोड़ भी देता है कि नहीं ये एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करूंगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लर्न करनी चाहिए। बच्चे बच्चे तो चलो ठीक है, बड़ों को लर्न करनी चाहिए कि इस तरह से लेवल नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपने बहुत अच्छा हमें सिखाया एक तरह से कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए हमें एक सेट करना चाहिए कि हमें किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कितना उसे समय देना है। चलिए, तो हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल का जीवन जीने के तरीके और लोगों के व्यवहार से पीड़ित व्यक्ति मेंटल हेल्थ को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो ये प्रश्न जो है मेरा, मुझे लगता है ये निचोड़ है हमारी, हमने जितनी भी बातचीत अभी तक की है, कि जो भी चीजें हैं, चाहे अभी हम जो ताजा ताजा ले लें कि लेवलिंग लेवलिंग करना, लेवल बना देना, या कुछ कहा जाए कि लोगों का ना समझ पाना, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके अपने ही आपको नहीं समझ पाते हैं, या कहा जाए कि हम ऐसे ऐसे लोगों के बीच से होकर गुजरते हैं कि हमारे मेंटल हेल्थ की मतलब वो खराब हो जाती है, मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डगमगा जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एकांत में जाना चाहिए? ये जस्ट मैं एक विकल्प दे रही हूँ, आप अपने विचार रखिए। नहीं, बहुत ज़रूरी सवाल, और मैं भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल लाइफ का अगर हम इस सिद्धांत को थोड़ा सा मान कर चलें तो ये है कि एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी रेस्पेक्टेड। तो जब ये कॉन्सेप्ट आप जिस दिन समझ जाएंगे ना उस दिन, और कोई इसमें परफेक्टली सीख नहीं पाता, मैंने भी नहीं, मैं दावा नहीं करता कि मैंने सीख लिया इस चीज को, लेकिन मुझे थोड़ा संज्ञान है अब इस चीज का। तो आप जब इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे ना कि हर चीज जहां पे है जो उसकी एक वैल्यू है, तो बेसिक रेस्पेक्ट मतलब हर चीज डिजर्व करती है, चाहे वो एक पेड़ पौधा हो, चाहे वो एक जानवर हो, या दूसरा कोई हो, या फिर आप हो। और इस चीज को जब आप समझ लेंगे कि आप अपने आप को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव बोल लें, सेल्फ स्टीम जो भी कह लें, और ये आजकल बड़ा चलता फिरता कॉन्सेप्ट बन गया है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप, जैसे आप बहुत पहले हम जो अभी रिश्ते की एक बात करते हैं, कई लोगों का अब्यूज होता है फिर भी उस रिश्ते में टिके हुए हैं। आपकी वो आत्मसम्मान की, अपनी वो एक सेल्फ आइडेंटिटी की, आपकी एग्जिस्टेंस का एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए। ये सीखना बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूँ इसको, तो ये उस तरीके से नहीं कि अब अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप प्रतिरोध कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन दूसरा तरीका उसका सोचने का ये है कि अपने आप को आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और इस इंपॉर्टेंस में सबसे जरूरी आता है आपका मेंटल हेल्थ। तो ये सिखाना, शुरू से ही लोगों को इस बात को लेकर अवगत कराना कि भाई सबसे पहली बात कि इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम सिर्फ नहीं है, इसके भी एक तौर तरीके हैं, जिंदगी जीने का एक तरीका है। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस, इस चीज को समझना कि भाई किस तरह की चीजें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं, और किस तरह की, वहीं पे फिर बात आती है कि आप, अगर आपके मेंटल हेल्थ को फर्क पड़ रहा है तो आप हर आदमी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए अपने इनर सर्कल में, क्योंकि आप अपने आप को नीचे रख रहे हैं, बाकी लोगों को ऊपर रख रहे हैं। आप कुछ सामाजिक ऐसी परिभाषाएं हैं जिसमें फिट होने के लिए बाकी चीजों को महत्व दे रहे हैं, अपने आप को नहीं दे रहे हैं। तो आप अपनी जो वैल्यू समझना वो वो बहुत जरूरी है। तो उस चीज को जब आप इसका, और ये कहाँ से आएगा कि पहली बात तो ये है कि एक्सीडेंटल होता है, डिसरप्टिव तरीके से होता है, कई लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनको ये बात समझ में आती है कि बस यार बस करो अब मैं अपने आप को इसमें रहते हुए नहीं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, और मुझे इससे निकलना पड़ेगा। एंड आई आई डू मैटर, और मेरी मेरी अपनी जो पहचान, मेरी आइडेंटिटी, मेरा एग्जिस्टेंस है वो मैटर करता है ना, आई डिजर्व रिस्पेक्ट। और वहां पे जाके लोग फैसले लेते हैं। एक तो ये एक डिसरप्टिव तरीका इसका ही ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप इस तरीकों को सीक्वेंशियल तरीके से सीखते कैसे हैं जिंदगी में, ये भी बहुत जरूरी है। तो डिटैचमेंट आपने बात करी पहले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ के अराउंड। क्योंकि आप जब तक लेट गो नहीं करेंगे, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई आपका, कह लें कि आप महत्वाकांक्षा पे हम बात कर रहे थे वो हो, कुछ भी हो, एक डिफरेंट
जो आपके स्टेजेस होते हैं जिंदगी में, उन डिफरेंट स्टेजेस पे यू हैव टू ऑलवेज लर्न टू लेट गो थिंग्स। आपको जान लो चीजों को जाने देना भी सीखना है, क्योंकि सिर्फ जमा ही करते जा रहे हैं। अब अगर आप हमारी जिंदगी देखें बचपन से, तो सिर्फ ये है, भाग दौड़ ये है कि भाई ये कैसे हो जाए, पढ़ाई कैसे हो जाए, नौकरी कैसे हो जाए, शादी कैसे हो जाए, बच्चे कैसे हो जाए, पहचान कैसे हो जाए। तुम दे क्या रहे हो, छोड़ क्या रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है, चार चीजें बताइए जो पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में आपने कहा हो कि मैंने ये छोड़ दिया। हम्म। अगर आप सोचे तो ये बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों है जिंदगी में हम किसी चीज को लेट गो नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका कपड़ा छोटा हो गया, लेकिन उस कपड़े को आपने घर के वार्डरोब में रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है ना? आदत। और वो आदत, आपकी आदत, कहीं ना कोई डर, या फिर आपको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है कि उसका असर क्या पड़ रहा है ना? तो ये लेट गो सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑफिस के माहौल में हो, रिश्तों में हो। तो ठीक है, मैं जरूरी हूँ, मुझे खुद की रेस्पेक्ट करनी है, दूसरे की भी बेसिक रेस्पेक्ट करनी है। हर इंसान उतना ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये जिंदगी में सीखना है कि मैं जाने कैसे दूँ चीजों को, लोगों को, मुद्दों को। ये बहुत जरूरी है। तो ये मेंटल हेल्थ का एक दूसरा, एक जो बहुत जरूरी पहलू, क्योंकि ये इंटरव्यू आपका लोगों तक पहुंचेगा, शायद कुछ युवाओं जी। तक भी पहुंचेगा, वो कहना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरी अपनी खुद की जिंदगी से मैंने सीखा है कि हमारा दिमाग जो है इतना रिएक्टिव लिविंग के लिए डिजाइन नहीं है। कहने का मतलब कि आजकल आप जिस तरह से जिंदगी हर चीज क्षणिक हो गई है, मतलब मोबाइल फोन कह लें, स्क्रीन कह लें, हर चीज 1 मिनट, 60 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड की होती जा रही है। हर चीज के फैसले आपको तुरंत लेने हैं। ये इतनी स्पीड से जीने के लिए हमारा दिमाग बना नहीं, और इस स्पीड को हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। और वो स्पीड जब मैच नहीं कर रही है तो चीजें छूट रही हैं। और अवसाद कहाँ से शुरू हो रहा है? चीजों के छूटने से। कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी मुझे आज प्रमोशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं आज समय पर घर लौट जाऊं तो बच्चे को कुछ समय दे पाऊं, नहीं हुआ। मेरी उम्मीद, खुद से अपेक्षा ये थी कि मैं कविता लिख लेता, आज थोड़ा वक्त निकलता, नहीं निकाल पाया। जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, जितनी बार आपको असंतुष्टि हो रही है, जितनी बार आपको लग रहा है कि सोचा था नहीं मिला, वो जमा होते 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 आपके लिए अवसाद बन रहा है, वो आपके लिए डिप्रेशन बन रहा है। तो ये जो क्षणिक लिविंग है, इससे आपको डिटैचमेंट करना बहुत जरूरी है। ये तो मेडिटेशन से ही होगा, ये ब्रीदिंग चेंज करने से होगा। मैं एंजाइटी की दवाइयाँ खाता था 6 महीने तक, लगातार 6-9 महीने तक। मुझे सर में बहुत दर्द रहेगा, और मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, घबराहट होने, पैनिक अटैक्स होने लगते थे। मुझे जिस चीज ने काम किया वो है ब्रीदिंग। जब मैंने सीखा कि भाई आपको शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी है, जब तक आप अपनी सांस, क्योंकि आप जब मान लीजिए कि आपके साथ कुछ हादसा होता है, कुछ एकदम से दुर्घटना हो गई, तो आप तेज सांसें लेने लगते हैं, है ना? तो आपका शरीर उसके लिए बना नहीं है, आपका दिमाग उसके लिए बना नहीं है। तो अगर आप ये सीखें कि आपको धीरे धीरे सांस कैसे लेनी है, बहुत बेसिक योगा का जो कॉन्सेप्ट है, प्राणायाम का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी अंदर से, और धीरे धीरे फिर आप उसका जो रिएक्शन टाइम है आपका हर चीज को लेकर, वो बड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने कई सारी चीजें बताई, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि सेल्फ आइडेंटिटी है, आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, इस चीज, और दूसरों के भी आत्मसम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको आदतें ऐसी डेवलप करनी पड़ेंगी जो आपको मेंटल हेल्थ को लेकर, जैसे कि रिएक्टिव किसी चीज को लेकर तुरंत रिएक्ट करना, बहुत तेज भागना जिंदगी में, इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना वो बहुत जरूरी है। तो मिला जुला के बात वहीं जाती है कि आपके पास वो एक सिलसिलेवार तरीके से आपने कुछ चीजें अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करनी है। जो चीजें ये आजकल खास करके मेंटल हेल्थ का इतना जो चल रहा है इशू, इससे के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये भी सिखाया नहीं जा रहा है, बचपन से आपको ये बताया नहीं है कि भाई ये भी बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे साथ हो सकता ये बहुत बड़ी चीज है आजकल के जीवन में, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को सीखना। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ कि इर्द गिर्द हम बच्चों से ही घिरे हुए हैं। मतलब मेरी जो लाइफ है, तो चाहे मेरे स्टूडेंट हो, चाहे मेरे अपने बच्चे हों, चाहे मेरे और रिलेटिव्स के बच्चे हों, तो मैं देख रही हूँ कि जिनका बचपन कठिनाई से गुजरा है, वो बच्चे मजबूत हैं मानसिक रूप से, इवन शारीरिक रूप है। से। जी। लेकिन जिनका बचपन एकदम ऐसे हाल फूल में गुजरा है कि भाई सब कुछ हाथ में गादी में लाके आम जमा दिया गया है, हम्म। उनके लिए मुश्किल है आगे की जिंदगी भी। और उनको मतलब नॉर्मली समझाने से भी चीजें नहीं अभी समझ में आ रही हैं। जब तक वो खुद मतलब टकराएंगे नहीं परिस्थिति से, वो नहीं सीखेंगे। और इस उम्र में आने के बाद अब वो फिर से उनको उस तरह की ट्रेनिंग देना जो कि बचपन में उन लोगों को मिली है, जो मजबूत हो चुके हैं,
तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, इनके साथ अत्याचार होगा, कि पहले हमने बहुत सॉफ्ट तरीके से इन्हें रखा और अब हम इन्हें हार्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम्म। तो ये थोड़ा ये सवाल मेरे दिमाग में भी खड़ा होता है, स्पेशली मेरे बच्चों को लेकर के, कि आगे भविष्य की जो जिंदगी है, इनको आदत है कि भाई बिस्तर से उठना है, अपना काम करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है बस। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में आएंगी, कि आप एक नए रिश्ते के साथ जुड़ोगे, फिर उनके साथ अगर किस रिश्ता मजबूत बनाना कितना जरूरी है, कैसे आपने बातचीत करनी है, कैसे अपना इम्पोर्टेंस एक जगह रखना है। आजकल बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं कि हमें अपना प्रभुत्व कैसे जमाना है, हमें कैसे ऐसे बनाना है एक रिश्ते में कि ताकि लोग समझे कि हाँ, हमारी भी वैल्यू है, हमारी भी इम्पोर्टेंस है। तो ये जी जी। चिंता मुझे खाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबको, हम लोग ने भी ऐसे ही सीखा है, आगे उनका जीवन भी उन्हें सिखा देगा। लेकिन शायद एक माँ होने के नाते मेरे दिमाग में ये चीजें आती हैं और ये लाजमी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मुझे सुझाव देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक तो ऑफ कोर्स पेरेंटिंग में इस चीज़ का एक समावेश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो कह रही हैं कि आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं, आजकल के बच्चे वैसा करते हैं, और आजकल के बच्चे से कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। तो शायद हम व्यस्त रह गए, या हमने कुछ कोई चीज़ एक जो है मिस कर दी। मैं नहीं कर पाता हूँ हर बार, जैसे मैं सोचता हूँ कि कई चीज़ें कि बच्चे को भी कैसे सिखाया जाए, कि और भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उस चीज़ को कैसे सिखाया जाए। तो कई बार वक्त की कमी है, या जो भी कह ले, या हमारा खुद का रहने का तौर तरीका आजकल ऐसा बदल गया है हमारे पेरेंट्स के अगर कंपैरिजन में अगर आप देखें चीजें तो एक तो ये हो गया। दूसरी है कि जो विषमताओं की आप बात कर रहे हैं, कि जीवन में संघर्ष विषमताएं सिखाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक आप कठिनाइयों से नहीं गुजरेंगे, संघर्ष थोड़ा नहीं करेंगे जीवन में, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ओवर रेटेड भी किया जाता है, कि जैसे क्योंकि हम आप आते हैं उसे बैकग्राउंड से, हमारे उम्र के अगर लोगों में अगर आप बात करो, सब वैसे बैकग्राउंड से आते हैं कि छोटे परिवार के थे, छोटे शहर के थे, और बड़ी हमारे बच्चों में वो डिफरेंशियल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उनकी शुरुआत ही एक ऐसे जगह से हो रही है जहाँ पे कई चीजें उनके पास हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक हमारा भी बायस है, हमारा भी पूर्वाग्रह है, कि हम उनको अपनी कहानी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि अच्छा, हमने नदी पार करके अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमने कुछ किया नहीं जिंदगी में। तो तो ये है कि मुझे लगता है कि संघर्ष की उनकी डेफिनेशन अलग है। तो इसके सही लिए बात। पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि आप माँ हैं, तो आपको थोड़ा सा ये भी, या मुझे मैं पिता हूं तो मुझे भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि अच्छा, बच्चों के लिए जो संघर्ष है वो उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई अगर आप देखेंगे। तो उस चीज को हम कैसे अडाप्ट करें, राइट, और उस चीज के हिसाब से फिर हम उनको जहाँ कंडीशनिंग या जो सपोर्ट की जरूरत है, उन चीजों का सपोर्ट दें। क्योंकि समस्याएं अलग अलग हैं, समस्याएं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे समय में क्या समस्याएं थी कि भाई जाने को जगह, गाड़ी नहीं है, जगह नहीं है, या पैसे नहीं है, इस तरह की समस्याएं हुआ करती थी। आजकल क्योंकि हर जगह विकास हो गया, कुछ भी हो गया, इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो भारत में भी उस तरह की सिचुएशन बहुत जगह नहीं है, अनलेस ही आप बहुत छोटे शहरों में कहीं जाते हैं या गाँवों में जाते हैं। लेकिन समस्याएं, उनकी समस्याओं की डेफिनेशन दूसरी है, उनके रिश्तों की डेफिनेशन दूसरी है। तो थोड़ा मुझे लगता है पेरेंट्स का भी ये है कि वो जो विषमताओं को है उनको लेकर ये एक हम जेनरिक तौर पे कह देते हैं कि अरे इनकी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल तो है नहीं, तो ये तो कुछ सीखेंगे नहीं। नहीं, ऐसा अब नहीं। मुझे लगता है, हाँ, है उनके ना, तो लेवल मुझे का लगता अपना संघर्ष है, है। हाँ जी, तो लेकिन उनका मुझे वो नया। कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि पहले के जमाने में भी राजा महाराजा के बच्चे भी जंगल में ही जाके गुरु के घर में पढ़ा करते थे, और वो जीवन जिया करते थे अभाव वाला। हाँ, तो तो ये एक। ट्रेनिंग देना जरूरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सही था, भले ही वो राजा के बच्चे अपने महल में पढ़ते, बुला लेते गुरु को अपने घर में, लेकिन नहीं, फिर भी वो भेजते थे गुरुकुल, ताकि वो जीवन को जी सकें और सीख सकें। तो ये जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का एक पार्ट वो भी है कि आप बच्चों को एक्सपोजर दें और सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। हम्म। क्योंकि अगर आप, अब चाहे उसको कोई बहुत एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है कि उसको जंगल में भेज दिया, लेकिन अगर आप बच्चे को छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि कई बार हम सोशल स्टेटस के लिए, या समझ में नहीं आता, हम्म। बच्चों को बहुत ज्यादा हमने हर चीज प्लेटर पे लाके दे दिया है, सब कुछ हाथ में लाके रख दिया है। मुझे लगता है कि वो हमको भी सीखना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। तो बच्चों को थोड़ा ये बताना चाहिए कि अप्रिशिएट करना सीखें, कि जो कम से कम अप्रिशिएट करना सीखें कि जो चीज़ उनको हम्म। मिली हुई है। हम्म। हम्म। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चों को ये बात बेसिक से नहीं सिखा पा रहे हैं कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, है हम्म। ना, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पा रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग तरह के आर्थिक स्थितियों के लोग रहते हैं,
तो इसके लिए अगर आपको कुछ प्रैक्टिसेस बच्चों के लिए करने हैं, डालने हैं, तो हम सब करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूरी है, आपने बहुत सही कहा कि थोड़ा सा एक होना अभाव। चाहिए पर। हम्म। जी, थोड़ा सा अभाव वाला सिचुएशन बच्चों में। हाँ, कि उतना ही अ, खाओ जितनी भूख लगी हो, एक्सेस कर दिया तो फिर वो खाने का मतलब वो मजा चला जाता है। वैसे ही मतलब कोई भी चीज हो, बच्चे को अगर देने से पहले एक बार उसने कहा और तुरंत दे दिया हमने, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज बच्चे को भी उस चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। तो जी जी थोड़ा बिल्कुल। सा अभाव बना कर रखना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारा आखिरी संवाद, आखिरी प्रश्न है कि संवाद करना और सही व्यक्ति के साथ संवाद करना जो आपको सचमुच हील कर सके, यह कितना महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सारी चर्चाएं सुनकर जरूर इंसान, जो भी सुनने वाला है वो ये चीज समझ ही गया होगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा हमें बताइए, कभी कभी हमारे जीवन में हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें अच्छे लग जाते हैं और हम उनके साथ बातचीत करने लगते हैं, लेकिन शायद वो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, उनका कुछ अलग पर्पस होता है हमारे साथ जुड़े रहने का। तो इन चीजों का कितना महत्व है हमारे जीवन में, और ये सही समय पर समझ लेना या आगे जाके समझना, ये क्या है, मतलब कैसे आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, हमने इस पे काफी ऑलरेडी बात की, जो अपना सर्कल की हम बात कर रहे थे और विचारधारा से जुड़े लोग और वो सब। तो एक सिंपल सी बात मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आप दो ही तरीके से जीवन सीखते हैं। एक तो ये है कि आप बहुत ही रिस्क टेकिंग इंसान हैं, मतलब कि जैसे एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग होते हैं, जो कुछ नया कुछ कुछ भी रिस्क ले लिया, कर लिया, हार गए, कुछ चीज़ फेल हो गई, उससे सीखा, फिर कुछ और करने चले गए। तो ऐसे लोग तो जिंदगी में बड़ी जल्दी जल्दी चीजें सीख लेते हैं। हर इंसान इस तरह का होता नहीं है, सबके पास इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं होती है। तो उनके लिए तरीका है दूसरों के अनुभवों से सीखना, और मैं दूसरों के अनुभवों की बात करता हूँ तो ये किताबें पढ़ना और वो सब तो है ही, लेकिन कितने कैसे लोगों से आप घिरे हैं और कितने लोगों को आप कैसे लोगों को आप चुनते हैं, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो कहते हैं कि आप मेंटर होना चाहिए, हर आदमी कहता है कि उसकी लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए। तो आप वो मेंटर, आप चाहे वो बड़े छोटे के हिसाब से समझ लें, या फिर आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं जिनके जीवन से आपको प्रेरणा मिलती है और कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपने एक दिलचस्प तौर पर अगर कहूँ तो अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल चीज जो एक्सपीरियंस की है वो की है। जैसे मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में जब, जैसे एक ऐसा सर्कल है मेरे दोस्तों का आसपास, जहाँ पे जो चार लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वीकेंड्स में, फैमिली फ्रेंड कह लें, जो भी कह लें, अगर वो सब लोग एक ही तरीके के लोग हैं, एक तरह कहने का मतलब कि आर्थिक तौर पे, नौकरी के तौर पे, परिवार कह लें, या जो भी, कि समस्याएं भी एक तरह की हैं, और आप सिर्फ वैसे लोगों के बीच हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप हमेशा समस्याओं की बात करते हैं, और एक जो ओवरऑल आपका खुशी का इंडेक्स है लाइफ में, वो थोड़ा कम है। दूसरे एक्सपीरियंस में मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं, कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी थे, मैं नहीं कह रहा कि इन दोस्तों को आप हटा दीजिए पूरी तरह से, पर एक आध लोग मेरे कुछ ऐसे भी कांटेक्ट थे जो थोड़ा सा मेरे से उम्र में बड़े थे, या समझ में बड़े थे, या थोड़ा उस तरह के थे जो कुछ नई चीजें करते हैं, या तो अध्यात्म में ही ज्यादा हैं, या मुझे लगा कि जब मैं उन लोगों से नजदीकियां मेरी थोड़ी बढ़ी, तो जीवन में स्वभाव था, चाहे वो मैं हूं या मेरी पत्नी हो, परिवार में, मुझे लगा कि थोड़ी सी खुशी या जो पॉजिटिविटी होती है, या जो ग्रोथ के नए एंगल्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो बढ़ी। तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ता है कि आप कैसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, किस तरह की बातें सुनते हैं, किस तरह का साहित्य पढ़ रहे हैं, किस तरह की के चैनल्स फॉलो कर रहे हैं। ये हर चीज आपकी मिला जुला कर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, और ये तो बहुत सालों से ये बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि ये चयन करना तो बहुत जरूरी है कि आप उतने दिए हुए समय में किस तरह की बातों में अपना समय निकालते हैं और किस तरह के लोगों से मिलते हैं। खासकर युवाओं को तो मतलब इस चीज को लेकर बहुत सजग होना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ होती नहीं है शुरू शुरू में। तो आप हर तरीके के लोगों से जुड़ रहे हैं, और कहते हैं कि संगत का असर पड़ता ही है। हम्म। तो संगत का असर बहुत पड़ता है, जरूरी ये तो हमने मतलब सीखा जाना ही है ये। लेकिन फिर वो कहावत कहाँ गई कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो हाँ, मतलब वो कैसे लोग होते हैं जो चंदन की तरह इतने हाँ तो मीठे होते हैं कि उनके साथ कैसे भी लोग रहें उन पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ तो ये मतलब ये दिलचस्प इसमें ये है कि देखिए, आप इसको सीखना पड़ता है। हम्म। आप, क्या होता है कि, अच्छा, ये बात मैंने बार बार कही इंटरव्यू में कि
रंग फीका करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा, जैसे मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अगर आप इसको विजुलाइज करें ना, तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मेरे हाथ में जैसे एक रिमोट कंट्रोल है। अब हम्म। मैं जिसका वॉल्यूम चाह रहा हूँ बढ़ा दे रहा हूँ, जिसका वॉल्यूम चाह रहा हूँ कम कर दे रहा हूँ, हम्म। है ना। ये आपके पास लोग रहेंगे, आपके पास परिस्थितियां भी रहेंगी, आपके पास हर तरह का संवाद कर, अब जैसे आप ऑफिस जाते हैं, हम्म। कुछ लोग क्या होगा ना, सिर्फ कंप्लेन करें, कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन। अच्छा, इसका एक बड़ा, अगर मैं ज्यादा खींच नहीं रहा हूं तो एक आपको बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण इससे देता हूँ। जी जी। तो मैंने ये प्रयोग किया है कि जैसे जैसे कई बार जब आप कंपनी बदलते हैं, किसी नई कंपनी में इंटरव्यू हो गया, अब आप उसमें ज्वाइन करने वाले हैं, ऑफर आ गया, हम्म। तो क्या मैं करता था कि जब ज्वाइन किया तो करने से पहले वहां के किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को लिंक्डइन पे या कहीं अप्रोच करके उससे थोड़ा बात करके पूछे कि भाई क्या सीन है कंपनी में, ठीक है, हम्म। हम्म। कंपनी अच्छी है क्या है। या फिर जब कंपनी ज्वाइन कर ली तो वहां पे जो टीम में लोग हैं उनसे आप एक आध लोगों से पहले शुरू में मिलते हैं। तो दो, अगर आप अलग अलग सिचुएशंस देखें, तो एक में आप जब पहली बार किसी से बात करते हैं तो उसको कहे कि यार मैं ना जिस कंपनी में अभी हूँ यहाँ पे ये समस्याएं हैं, यहाँ पे कैसी हैं चीजें। तो जो बात करने वाला बंदा था उसने ना हमेशा, और ये कई उदाहरण देखे मैंने इसके, कि वो हमेशा नेगेटिव बात आपको बताएगा कंपनी के बारे में, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी है वो उसको कहा है कि देखो मैं तो नेगेटिव सिचुएशन में हूँ इस कंपनी में, मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इस कंपनी में चीजें बेहतर हैं कि वैसी हैं। अब वो, ये आपने उसको ट्रिगर दे दिया दिमाग के अंदर कि भाई ये नेगेटिविटी ही ढूंढ रहा है। दूसरी जगह पे मैंने जब नई कंपनी ज्वाइन की, किसी से मिला तो उसको कहा कि यार मैं आया जब इस कंपनी से, उसमें बड़ी अच्छी चीज, जो जो अच्छी बातें थी वही बताई मैंने, कहा कि कुछ इश्यूज भी थे लेकिन आई एम थैंकफुल, बट मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये बंदा भी कह रहा है कि देखो हाँ यहाँ भी तो इश्यूज हैं यार, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी बातें हैं, कि फलाना चीज अच्छी है कंपनी में। तो जो ये आप लाइफ में जो एनर्जी एंकर करना है ना, ये आप खुद चुनते हैं कि बिल, आप जब लोगों से संवाद शुरू करते हैं, जब आप लोगों से मिलें, आप क्या कॉन्टेक्ट सेट करते हैं, और लोग उसी के हिसाब से फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही। चुनते हैं। वो आपके हाथ में है ना, कि वो आप चिनते हैं, वो आपके दिमाग में एक समझदारी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल किस तरह के लोगों से संवाद शुरू करते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में संवाद शुरू करते हैं। क्योंकि जनरली मैंने बताया जैसे कि लोग रिएक्ट करते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया होती है, और रेस्पॉन्ड भी अगर करते हैं सोच समझ के भी, तो आप जिस तरह से बात शुरू करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि एक तो है कि किस तरह के लोगों से मिले, दूसरा है कि किस तरह से अपनी बात आप शुरुआत करें। बिल्कुल, अब आप बाद किस में तरह आगे की चल एनर्जी पास करते हैं लोगों को, उसी तरह से फिर वो रिएक्ट करना शुरू करते हैं। ये अनुभव मैंने हमेशा बच्चों के साथ किया है कि आप अगर एकदम खुशी वाली और अच्छी एनर्जी पास करेंगे बच्चों को, तो बच्चों का रिएक्शन बड़ा अच्छा मिलता है आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ भी यही चीज वो करती है, वैल्यू करती है। जी। तो बड़ी बड़ी अच्छी, और ओवरऑल जो हमारी कम्युनिकेशन हुई है अभी तक, जो मैंने सीखा है कि बैलेंस, संतुलन, और हमें इन किताबों से संतुलन बनाना लाइफ में सीख सीख सकते हैं हम इन किताबों से। आपकी जी किताबों से, या और भी जैसे शिव खेरा जी हैं उनकी किताबों से, मोटिवेशनल जितने भी लोग हैं जो जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि संतुलन कैसे बनाना है। क्योंकि जब भी असंतुलन आता है, चाहे वो जिंदगी में आए या चाहे किसी भी तरह से आए, वो बिगाड़ कर ही जाता है। और जी बस जी उसी को संभालने के लिए हमें आ, ये सारी चीजें जानना, समझना और सीखना जरूरी है जीवन में। तो गौरव जी जी, बिल्कुल। अब सबसे आखिरी सवाल कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। दर्शकों के लिए बड़ा सीधा संदेश है मेरा। दो चार चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ अपनी जिंदगी में, और शायद वही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप जिस उम्र के जिस पड़ाव पे हैं या जो जिन परिस्थितियों में भी हैं, दो चार चीजें। पहली बात तो ये कि अपने जीवन में संभावनाओं की जो जगह है उसको बढ़ाइए। तो आपके साथ जो भी पूर्वाग्रह रहे हों, जिन कहानियों से भी आप गुजरे हों, जो आपके साथ अच्छा बुरा या फिर न्याय अन्याय हुआ है जीवन में आज तक, या होता रहा है या अभी हो रहा है, कोशिश कीजिए कि आप यकीन करने वाले इंसान बने, यकीन रखने वाले इंसान बने। चाहे वो अच्छाई में यकीन हो, चाहे वो रिश्तों में यकीन हो, चाहे कुछ कर पाने में यकीन हो। तो मेरे हिसाब से लगता है कि पॉसिबिलिटीज जो हैं, उनकी जो संभावनाओं की जो जगह है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ये एक बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैंने इंटरव्यू में बोली वो ये कि एवरीबडी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तो आप खुद को भी कभी कमतर ना समझें, और इंश्योर करें कि आपका आत्मसम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचती है। और ये बात दूसरे पर भी लागू होती है। तो आप अपने आप तो अपनी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें, दूसरों के आत्मसम्मान को भी महत्व देना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी तरह के आप रिश्ते में हों या कहीं भी लोगों से आप मिलते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। और जो तीसरी चीज जो मैंने कही, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सबसे, वो ये है कि
आपको लगेगा जीवन में कई बार कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन दरअसल नहीं होगा। तो देर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट स्टेप। आपकी जिंदगी में हमेशा एक अगली चीज है, और हम आप सब अनुभव कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि जैसे उम्र बढ़ती है, ये अनुभव और भी आपके पास बड़े साफ होते जाते हैं जिंदगी में। आपको दिखने लगता है कि हाँ यार, ये भी लग रहा था कि यहीं पे लगा था कि सब खत्म हो जाएगा, पर इसके बाद भी कुछ हो गया। तो ये तीन चीजें हैं, मैं बड़ी साधारण तरीके से कहता हूँ। बाकी अ, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि किताबें पढ़िए। अनुभव सीखना, दूसरों के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ खुद से अनुभव नहीं कर सकते। किताबें पढ़िए। और आज के ज़माने में इतना सारा कंटेंट है, मुझे बड़ा डर भी लगता है। मैं कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी सक्रिय रहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़े अजीब अजीब कंटेंट बन रहे हैं, और मैं बड़ा इस बात से डरा हुआ हूँ कि इससे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, और क्या आम जनता पे भी इस तरह से, क्या किस तरह से इसकी मेंटालिटी लोगों की बदल रही है। हर तरह का कंटेंट है। तो ये है कि आप इसको चुने जरा, कि आप कहाँ समय बिताते हैं, ये चुनना बहुत जरूरी है। बस बिल्कुल। इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी सीख और दी आपने हमारे दर्शकों को और बहुत अच्छी चीजें बताई। और आपसे बात करके मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और आपकी किताब पढ़ने के बाद भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके पहले भी मैंने जैसे शिव खेरा की किताब है हाउ कैन विन और हु मूव ये माई चीज, इस तरह की किताबें पढ़ी हैं। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ये किताबें, बहुत कुछ सिखाती थी। और मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में खामियां ढूंढती थी कि अच्छा ये ऐसा सोचता है इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि मैं तो कहीं थी ही नहीं उस समय मैं पढ़ रही थी। अच्छा। लेकिन मैं हमेशा अपने चाचा जी या अपने पापा इन लोगों को, अच्छा पापा ऐसा करते हैं इसकी वजह से ऐसा नहीं है, पापा को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये तर्क मैं रखा करती थी, और इसीलिए शायद वो लोग मेरी बातों को इतना सीरियस नहीं लेते थे, क्योंकि उसमें कहीं भी अनुभव शामिल नहीं था, सिर्फ एक किताबी जी। ज्ञान था। तो किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव और जिंदगी की सीखें सभी होती हैं, और जब तब आप बात करते हैं तो आपकी बातों में वजन महसूस होता है। और ये चीज मैंने आपसे बात करके सीखी और जानी आज। और बड़ा अच्छा अनुभव हुआ आपसे बात करके। ये 2 घंटे कैसे चले गए, और शायद हो सकता है कि अगर मुझे मौका मिला होता तो और 1-2 घंटे मैं बिता सकती आपके साथ बातचीत करके, और बहुत कुछ जान सकती। आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। आप बहुत अनुभवी और बहुत पढ़े हुए लगते हैं, कि मतलब आपने बहुत कुछ पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी आपके बारे में कि आप किस तरह की किताबें पढ़ा करते थे पहले। तो अच्छा, ये अक्सर सवाल पूछते हैं लोग। तो मैंने दरअसल हिंदी की किताबें कम पढ़ी हैं, लेकिन मैंने, जैसा आप बता रही हैं कि मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प की किताबें, और हम्म। शायद इसलिए मेरा थोड़ा इस एरिया में लिखने का भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं काफ़ी पढ़ी हैं। तो काफ़ी, जितने भी आप जो भी नाम कह लें, हम्म। किसी की भी लिखी हुई किताब है। हम्म। चंद किताबें मेरे जीवन में उसका बहुत असर रहा है। एक किताब थी टिपिंग पॉइंट करके एक किताब है, जिसको बहुत पहले पढ़ा था मैंने, और उससे बड़ा मुझे उस बड़ी क्लैरिटी आई मेरे दिमाग में। हम्म। तो इस तरह की किताबें, तो मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प वाली किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। उसका मेरे जीवन में ऑफ कोर्स असर दिखता भी है सामने बहुत, कि मैं वहां से कई चीजें वहां से लेकर आ रहा हूँ जो मैंने पढ़ी हैं दूसरों के तरीकों से। अब मैं हिंदी काफी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो ऑफ कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा, और हिंदी सीखना और आपकी उससे शब्दावली बढ़ती है, वो है। लेकिन दूसरा ये भी है कि बड़ा दिल के करीब लगता है। तो आजकल कोशिश करता हूँ कि नए लिखने वालों की भी किताबें, जितनी जितने लोग लिख रहे हैं, तो दिव्य की किताबें बहुत पढ़ी हैं, दिव्य प्रकाश दुबे की, नीलोत्पल मृणाल जी की किताबें पढ़ी हैं। अभी उन्होंने नए जो लोग लिखते हैं थोड़ा सा करके, और सोशल मीडिया में बहुत पढ़ता हूँ। तो नए जितने कहने वाले, पढ़ने वाले कई लोग हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी हैं, 20 22 21 साल के लोग भी हैं, अच्छा लिख रहे हैं, और उससे पता चलता है कि नई विचारधारा। तो ऐसा ही कुछ मिक्स सा चल रहा है। तो आजकल कभी कभी सेल्फ हेल्प वाली किताबें पढ़ता हूँ, अंग्रेजी वाली। कभी थोड़ा सा पोइट्री वाले वीडियोस, या जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे लिखते हैं उनको पढ़ता हूँ। और हम्म। जो नई किताबें आती हैं उनको फॉलो करता हूँ। जैसे भी पीयूष मिश्रा जी की किताब पढ़ी थी मैंने, कि हम्म। तुम्हारी औकात क्या है। तो बड़ी क्रूड भाषा में लिखी है उन्होंने किताब, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, लेकिन नहीं, मैंने नहीं उसको पढ़ी। पढ़ के हाँ, बड़ा समझ में आया कि कैसे एक आर्टिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं। तो बहुत बहुत मुझे मुझे अच्छी लगी किताब। मतलब एक तो सीखने लहजा, उपन्यास लिखने का लहजा भी पता चला। तो ऐसा ही है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ऐसा लगा रहता है। सब पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि जो पढ़े उसको अगर थोड़ा सा उपयोग में ला सकें तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और ज्ञान देती हैं। तो मैं भी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि वे किताबें खरीदें और पढ़ें, जिससे बहुत कुछ पता चलेगा और जानेंगे और सीखेंगे। और
आप हमारा इंटरव्यू देखें, आपसे बहुत कुछ इन 2 घंटों में मतलब बहुत कुछ सीख जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी इसमें से काटना नहीं चाहिए, सब कुछ मैं प्रस्तुत करूंगी दर्शक के सामने। हाँ, कुछ मेरी बातें होंगी जो मैं काट दूंगी, लेकिन सब कुछ प्रस्तुत करूंगी। बड़ा अच्छा लगा गौरव जी ये आपसे बात करके। हाँ, भले बताइए। आपकी बातें भी मत काटिएगा, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर करी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इंटरव्यूज में तो मैं कई बार जाता ही रहता हूँ, तो मुझे ये लगा कि आपने भी बड़ा अपने तजुर्बे भी अपने अनुभव भी साझा किए, और आप भी काफी अनुभवी हैं और आप लिखती भी हैं। तो एक तरह से संवाद था जिसमें दोनों ने काफी कंट्रीब्यूट किया, और पूरे उसमें लगता है मुझे दर्शकों के सीखने के लिए बहुत कुछ है। जी तो कहना ये चाहता हूँ कि बहुत आभार आपका, पहले तो इस पे बुलाने के लिए, इस चैनल पे और इस कार्यक्रम पे। दूसरा ये कि एक जरिया बनने के लिए लोगों तक बात पहुंचने का, जिस जी मुकाम में मैं, इस मकसद पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। और तीसरी बात है कि 1 घंटे का प्लान था, लेकिन 2 घंटे बात करने का मतलब, इसका मतलब बात करके अच्छा लगा। तो बिल्कुल। ये सबसे जरूरी नहीं, बात है। बहुत तो इम्पोर्टेंट, बहुत हमने अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों की चर्चा की। और आपके अनुभवों से बहुत लोग सीखेंगे। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग बहुत मतलब आत्महत्या करने जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ सुनकर कुछ सीख कर, कभी कभी तो ट्रक के पीछे लिखे हुए लाइंस भी पढ़कर लोगों का दिमाग जाग जाता है। तो अगर इस इंटरव्यू से किसी 2 इंसान भी कुछ सीख पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और हमारा जो कार्य है जिस पर हमें भगवान ने लगाया हुआ है वो सिद्ध हो जाएगा। और फिर इसके हमारा काम यहीं तक था, उसके आगे भगवान देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जी बिल्कुल। कहिए आप ठीक कुछ है, बहुत जानते हैं। धन्यवाद आपका, और फिर बिल्कुल, उम्मीद बहुत करता बहुत हूँ। धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा की। और बहुत बहुत अच्छा लगा। कभी आपकी अब दोबारा अगली किताब आएगी तो हम आपको इनवाइट करेंगे, आप फिर आइएगा और अपने बारे में बहुत कुछ बताइएगा। जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, अपना धन्यवाद। ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।